एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 193 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, यानी 1 दिसंबर को वीडियो नहीं डाली थी। और बंदे समझ गए कि मैंने क्यों वीडियो नहीं डाली है। यानी बस यही मुझे देखना रह गया था यार, बस मुझे यही चाहिए था कि मैं ना बताऊं और तुम समझ जाओ कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। बस यही तो, और बंदे समझ गए। ऑफ कोर्स वो शॉर्ट्स का रीज़न था, मैंने 2 शॉर्ट अपलोड कर दिए थे, इसी वजह से मतलब नहीं डाल पाया था। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लोग समझ गए। वाह! यही देखना था मुझे बस। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने यहाँ पे देखा था, फेंग युआन और शांग शिनसी दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को देख चुके थे, और शांग शिनसी तो समझ ही गई थी कि हाँ भाई ये फेंग युआन है। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बहुत वियर्ड सा एहसास था उसके लिए, और उसे पता चल चुका था कि भाई वो फेंग युआन से प्यार करती है। ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी लास्ट एपिसोड में, जो कि बहुत बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। जाके दोबारा देख लो, मज़ा आ जाए, ऐसा एपिसोड था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। तभी यहाँ पे जो आसपास के लोग थे ना, वो बातें करने लग गए। एक बंदा कहता है, फेंग युआन, यार लगता है पहले इसका नाम सुना है। दूसरा कहता है, अरे लिटिल बीस्ट किंग तो नहीं है ये जिसने शांगचा माउंटेन पे इमॉर्टल को रिफाइन किया था। तीसरा कहता है, मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा, पर शायद वही है। चौथा कहता है, वो इमॉर्टल बन गया, इतना बड़ा फॉर्चुनेट चांस मिल गया यार उसको। हाँ, यार मुझे क्यों नहीं मिला ये सब, उसे क्यों मिल गया। तीनों क्लैंस के गो मास्टर एकदम भाई कम्युनिकेशन में फट गए थे। मॉर्टस तो शॉक और जेलिसी में फुल ब्लास्ट डिस्कशन करने लग गए थे, सीन एकदम हीटेड हो गया था। ये मॉर्टस पुरानी न्यूज़ में अटके हुए थे। फेंग युआन की असली फेम अब सिर्फ गु इमॉर्टल में ही जानने लायक थी। मॉर्टस को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, उन्हें तो बस यही पता है कि लास्ट सीन उन्होंने जो देखा था साउथर्न वाटर में फेंग युआन का, वो और बाकी फेंग युआन अब इमॉर्टल बन गया, तो बस उनको ये लग रहा है कि ये इमॉर्टल बन गया, और पिछला जो इसने इमॉर्टल को डिफाइन करा था, बस इन्हें ज़्यादा नहीं पता कि क्या-क्या हुआ है, इतना कांड कर दिया फेंग युआन ने। वो तो बड़े लोगों को पता है, इनको कहाँ पता होगा, है ना? वही बात थी। आगे देखते हैं। ताई रोनन ने अपने फिस्ट को भाई टाइट पकड़ लिया, दांतों में एकदम दर्द सा एकदम दबाते हुए फुल सीन में एकदम फेंग युआन को ही देखने लग गई। उसका और फेंग युआन का जो रिलेशन था बड़ा सिंपल था, प्योर डीप हेट्रेड थी अंदर। उसका फेंग युआन से कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना था, और वो हेटेड मतलब जो हेट्रेड है ना, इतना हेट रखती है वो अभी तक कम नहीं हुआ, बिल्कुल वाइन की तरह था और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया था। पर अब एनिमी सामने खड़ा था, फिर भी ताई रोनन उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती थी। फेंग युआन अब इमॉर्टल बन चुका था। अगर पहले होता जब ताई रोनन को इमॉर्टल और मॉर्टल का डिफरेंस समझ नहीं आता था, तो शायद कुछ और होता। पर अब ताई मियाशन के साथ इंटरैक्ट करने के बाद उसको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल के अगेंस्ट रिवेंज लेना होपलेस सिचुएशन होती है, एकदम भूल जाओ कि तुम ले पाओगे रिवेंज, ऐसा। अब ताई रोनन का ओनली होप था ताई मियाशन ही, और वो चाहती थी कि ताई क्लैन का ये जो गु इमॉर्टल है सामने से फेंग युआन को किल करके जस्टिस को अपहोल्ड करे, यानी ताई मियाशन और फेंग युआन को मार दे, और रिवेंज ले उसके बिहाफ पर उसकी फैमिली और फ्रेंड्स का। फेंग युआन तीनों इमॉर्टल्स को देखते हुए एरोगेंटली हँसने लग गया। फेंग युआन कहता है, मैं यहाँ वो चीज़ वापस लेने आया हूँ जो मैंने खोई थी। तुम तीनों मुझे रोकने जा रहे हो क्या? शांग क्विंग क्विंग और हुओ याओ के दिल में भाई ज़ोर से धड़कने लग गए। उनको थोड़ा-सा डर सा फ़ील हुआ। फेंग युआन ने सिर्फ़ हल्का-सा एक सेंटेंस बोला था, बिना कोई मेथड यूज़ करे, पर उन्हें लगा जैसे उनका मतलब एक तरीके से ना उन्हें कुछ फ़ील हुआ, एक डेमोनिक पाथ का ऑरा फ़ील हुआ। उस उनके अंदर डर भर गया था। फाइटिंग स्पिरिट एकदम ज़ीरो हो गई थी। लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। फेंग युआन की वर्ल्ड लेवल फेम ऑलरेडी इतना खतरनाक थी। उसका डेमोनिक माइट पूरे वर्ल्ड के लिए एक भाई एग्जाम्पल सेट है पहले से। इवन वू योंग जैसे बिग शॉट भाई, एक तरीके से उसने इसको टॉय कर दिया, वू क्लैन में घुस गया। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें उसने कमा रखी है ना कि लोग सुने तो हिल जाएँ। यहाँ तक कि हेवनली कोर्ट उसको नहीं पकड़ पाई, तो मतलब बहुत नाम है भाई। अचीवमेंट्स की तो लाइन लगा रखी थी फेंग युआन ने। ये लोग तो सिर्फ रैंक 6 के गुई मॉडल थे। ऐसा फ़ील होना तो नॉर्मल ही था। नीचे ग्राउंड में मोर्टस ने फेंग युआन की ये बात क्लियरली सुन ली थी। ताई रोनन तो भाई गुस्से में फट पड़ी। ताई रोनन कहती है, डीमन, इमॉर्टल बनने के बाद भी डीमन ही है तू। ये सबके लिए मिसफॉर्च्यून है कि इतनी पावर मतलब तेरे पास है, और इसको ना मरना ही चाहिए। ये डीमन मरना ही चाहिए। राइटियस पाथ को ऐसे ईविल को ख़त्म करना ही पड़ेगा वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सोचते ही ताई रोनन ने अपनी फुल होपफुल नज़र से ताई मैशन को देखा कि मतलब तुम करो कुछ, जो-जो मैंने बोला उसका मतलब कुछ बोलो ना, जो मैंने बोला इन सबको कुछ करो, मारो इसको। उसके दिल में टाई क्लैन का ये जो गु इमॉर्टल एक्सपर्ट था, स्काई न अर्थ को होल्ड कर सकता था, मून स्टार तक को पहुँच सकता था, और फेंग युआन को मारना उसके लिए कुछ भी नहीं था। ये इसकी सोच है, तुम मत सोचना कि सच में ऐसा कर सकता है, घंटा कुछ कर पाएगा ये। आफ्टर ऑल फेंग युआन उसी जनरेशन का बंदा था, उसको इमॉर्टल बनने कितना ही टाइम हुआ होगा, वो ताई मैशन का मैच कैसे हो सकता है?
इसकी बात है। मेरे मुँह से सुन रहे हो, ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं चोमू लड़की है, मैं तुम्हें पहले से बोलते हुए आया हूँ। ये जब हमारे चल रहा था सीन, ये जब आई थी ताई रोनान पहली-पहली बार अपने फेंगयुआन क्विंगमाओ माउंटेन पे सीज़न 1 जब चल रहा था, याद होगा तुम्हें इसका सीन। चोमू लड़की है भाई ये, मैं क्या बोलूँ। देखो ऐसी-ऐसी इसकी हरकतें गई नहीं, अभी भी वही बोल रही है। पर नेक्स्ट मोमेंट ही ताई रोनन की हीरोइक आंखों में एकदम शौक से खुल गई। ताई मैशन ने एक लंबी सांस ली और बोला। ताई मैशन कहता है, ओ फेंगयुआन, तुमने पूरे 5 रीजन में रैम्पेज चला दिया, वर्ल्ड में फेमस हो चुके हो। मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ, पर चाहे मैं मर भी जाऊँ, मैं फाइट करूंगा। यही मेरी ताई क्लैन की रेपुटेशन है और यही रेजोल्यूशन है। ताई मैशन ने एक बात और कही, वो कहता है, पर एक बात है, हम दोनों इमॉर्टल्स हैं, इन मॉर्टल्स को बीच में क्यों ड्रैग करें? क्यों ना पहले ही इमॉर्टल को निकालने दे यहाँ से, मतलब बाहर भेज दे, उसके बाद हम अच्छे से फाइट करेंगे। चाहे मैं मर भी जाऊँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ताई रूनन की आवाज़ भी थोड़ी-सी अब मतलब बंद हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। तो ताई रूनन कहती है, "क्या? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला?" लॉर्ड ताई मियाशन ने एडमिट किया कि वो फेंगयुआन के मैच नहीं हैं। कैसे? कैसे पॉसिबल है ये? इसको लग रहा था ना कि जनरेशंस का फ़र्क है, लेकिन पता चल गया अब इसको। ये शॉकिंग लाइन टाइम मैशन खुद बोल रहा था। उसके प्योर वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू को तोड़ देने के लिए इनफ था ये। और फेंगयुआन ने कोल्ड स्माइल देते हुए बोला, कोल्ड मतलब फेंगयुआन कहता है, मॉर्टस को छोड़ दूँ? क्यों छोड़ूँ? हँसने लग गया भाई अपना। उसकी स्माइल के साथ किलिंग इंटेंट हवा में फैल गया। वो आस-पास गेज़ मारते हुए ग्राउंड पे खड़े मॉर्टस को स्कैन करने लगा। ताइडोन का गुस्सा उसके लिए ज़ीरो वैल्यू का था, आंट जैसा था, तो यूज़लेस। यानी फेंगयुआन अब ताइडोन को ऐसे देखता है जैसे चींटी, मक्खी, मच्छर, इसको मतलब कुछ नहीं है ये, छोड़ो इसको। ये फैन का लक फेंगयुआन के साथ लिंक था। स्ट्रॉन्ग लक वाले लोगों की एक ही मेन सब चेन होती है। फेंगयुआन ये फैन को छोड़ना नहीं चाहता था। ये फैन को मारना उसके लिए बेनिफिशियल होता। हर बार फेंगयुआन ने बर्निंग सोल ब्रस्टिंग लक यूज़ किया और हमेशा एक हिस्सा ये फैन खा गया। ये जो ये फैन नाम का बंदा है, ये हिस्सा खाया है भाई, इसने बहुत खाया है इसलिए। और वो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल जो ये फैन के साथ था, ये फेंगयुआन के लिए और भी क्यूरियस पॉइंट था। वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि भाई ये जो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है, इसके पास आया कैसे? और रही बात एक खतरनाक चीज़ की, एक एक बेस्ट नेम जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, फेंगयुआन ने उसको तो देख ही लिया होगा। और फेंगयुआन की नज़र गई शांग शिनसी पे। फेंगयुआन की कोल्ड गेज़ 1 सेकंड के लिए थोड़ी देर फ्लिकर हुई। एक अजीब-सा इमोशन आया। पहले फेंगयुआन उसके पास इसलिए आया था क्योंकि उसे शांग क्लैन में अपना फुटिंग बनाना था और वो सिर्फ़ एक टूल थी। पर अब फेंगयुआन शॉक हो गया था ये देखकर कि शांग शिनसी की लक भाई अनबिलीवेबल अलार्मिंग टाइप थी। यानी कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर फूट पड़ी है। एकदम लक एकदम टॉप नॉच हो गई है शांग शिनसी की। फेंगयुआन के पास लक इंस्पेक्ट करने के मेथड थे। शांग सिंसी मॉर्टल थी, इसलिए उसकी लक फेंगयुआन के लिए क्रिस्टल क्लियर थी। साफ-साफ चमक रही है कि भाई बहुत लकी चीज़ है शांग सिंसी। शांग सिंसी के ठीक सर के ऊपर भाई एक सफ़ेद और प्योर लक का एक मोटा-सा क्लाउड उड़ रहा था, जो वेव होके एक ब्यूटीफुल कैप बन रहा था, जैसे काउंटलेस बर्ड फेदर से बने हों। उस कैप के आस-पास हल्की-सी लक की डिज़ल भी घूम रही थी और जो आस-पास के पीपल थे, वो कहते इतनी लक, ऐसी फिनोमिना, ये फैन, होंगी और हानली, इसके सामने कुछ नहीं। क्या हो रहा है ये? शांग सिंसी कोई नॉर्मल लड़की नहीं, ग्रेट एरा की इंपॉर्टेंट पर्सन लग रही है, यानी ग्रेट एरा में बहुत काम आएगी। स्ट्रेंज है, पर मेरे पिछले 500 साल वाली लाइफ में तो शांग सिंसी प्योर मतलब टाइम मॉर्टल थी ना, मतलब प्योर टाइम पाथ वाली मॉर्टल थी ना और मॉर्टल ही रही थी। इसमें मेरे से बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो गई है। देखो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, फेंगयुआन ने एक बात कही, मैंने गलती से पीपल बोल दिया। देखो फेंगयुआन ने एक बात कही कि इतनी लक, ये ऐसा फिनोमेना कैसा मेरे को दिख रहा है? देखो ये फैन भी उसने देखा था, होंगी को भी देखा था, हानली को भी देखा था। लेकिन ये जो तीनों लकी लोग थे ना, इनका जो लक था बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा था। फेंगयुआन ने बहुत अच्छे से देखा इनको। लेकिन भाई जो शांग से सामने ना, इसका लक इतना तगड़ा है ना, इतना तगड़ा कि ये तीनों मिक्स भी हो जाए ना, तब भी मतलब बराबर नहीं आ पाएँगे, तब भी टक्कर में नहीं हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पिछले 500 साल वाली लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने अभी गलती से बोल दिया शांग सिंसी टाइम पाथ की बंदी है, ऐसा नहीं है, टाइम पाथ नहीं। इसमें बोला है ना कि इस शांग सिंसी थी ना, पिछले 500 साल के एक्सपीरियंस में जब जिया था वो ज़िंदगी, उसमें जो शांग सिंसी थी, वो ना पूरे टाइम मॉर्टल नहीं थी। मतलब इमॉर्टल नहीं बनी कभी भी, वो सिर्फ़ मॉर्टल रही थी। तो ये कहना चाह रहा है कि यार वो तो मॉर्टल थी, तो ये मतलब ये सब क्या सीन चल रहा है? ये तो बहुत अजीब-अजीब चीज़ें हो रही है। ग्रेट एरा आ रहा है और ऐसा लग रहा है ना, ये जो शांग सिंसी है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनने वाली है ग्रेट एरा की। बहुत स्ट्रेंज है ये चीज़ और इस चीज़ को देखकर फेंगयुआन हिल गया था। आगे फेंगयुआन के माइंड में एक चीज़ आई,
क्या स्प्रिंग ऑटम सी गार्डन ने मेरी मेमोरीज अल्टर की हैं, या फिर मैंने स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल का प्लान बिगाड़ दिया, शैडो सेट का लीडर बन गया और टाइमलाइन चेंज हो गई, और इसमें शांग सिंसी कैसे इफेक्ट हुई? शायद फेट के हिसाब से वो न्यू एरा की रियल इंपॉर्टेंट पर्सन है। फेंगयुन सोच ही रहा था कि एक अचानक ईगल की चीख उसके कान में एकदम हिल गई। नेक्स्ट मोमेंट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का सी लिमिट हो गया और एकदम से वीक हो गया, और वो ब्लड शॉट आइस के साथ सीधा फेंगयुन के ऊपर एकदम कूदा। फेंगयुन कहता है, हाँ हाँ, मेरे अंदर किलिंग इंटेंट है, पर मैंने विजडम पास से कंट्रोल किया हुआ है। ये स्प्रेड भी नहीं हुआ, ये ईगल क्लियरली कंट्रोल हुआ है। सिर्फ सील ही नहीं, इसके इमोशंस भी पुश किए गए हैं मुझे अटैक करने के लिए, यानी ये किसी की चाल हो सकती है। फेंगयुन हल्का सा हंसा बिना पैनिक हुए। फेंगयुन ने कहा, इमॉर्टल किलर मूव, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, और स्पेस पाथ इमोरल बीस्ट ब्लिंक में ही फेंगयुन के सामने आ गया। उसके शार्प क्लॉस सीधा फेंगयुन को स्लैश कर गए। फेंगयुन इन्वेड नहीं करता, सीधा अटैक अपने ऊपर ही ले लेता है। उसका जो जाइंट क्लॉ था ईगल का, सीधा पंजों से एकदम मारा खींच के एकदम फेंगयुन के ऊपर। शांग सिंसी बस अब मुंह का खुला खुला रह गया। उसका उसे ऐसे लगा कि भाई फेंगयुन मतलब दिक्कत आ जाएगी। सारे इमॉर्टल भी देख के हिल गए। वो भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि ये जो ईगल है अटैक करेगा फेंगयुन के ऊपर तो क्या होगा। फेंगयुन मैसिव फोर्स से पीछे उड़ा, हटा पीछे फोर्स से, पर बिल्कुल सेफ था। उल्टा ईगल का जो पैर था, जो इसने मारा था इतनी खतरनाक तेज से, तो भाई वही चिल्लाने लग गया। उसके पैर में इंजरी हो गई क्योंकि जो अटैक था वो उसके ऊपर ही बैक कर गया। लेकिन इंजरी हैवी वाली नहीं हुई थी, इंजरी लगी थी, उसको दर्द हो गया था। ताई मियाशन कहता है, अभी अटैक करो, ये बेस्ट चांस है इसको मारने का। वो किलर मूव आयरन मास्क इक्विपमेंट यूज करके 10 मीटर का जायंट बन जाता है। आयरन जायंट दोनों पाम को पुश करता है, ब्लैक क्यूआई टाइड की तरह निकलता है और टाइगर रोर जैसा साउंड करते हुए फेंगयुन को एकदम इंगल्फ करता है। और यहाँ पे हुओ याओ जो एक और इमोर्टल था, वो अपने माइंड में कहता है, कौन सा क्रेचर फ्रीडम नहीं चाहेगा। ये ईगल फेंगयुन की स्लेवरी से बचना चाहता है। हम इसके बैटल का पावर का यूज करके फेंगयुन को सप्रेस कर सकते हैं। देख रहे हो चोमुओ का एक्शन, ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे एक रैंक 8 का बीस्ट है और वो बीस्ट पागल हो गया है, वो फेंगयुन को मारना चाहता है, वो बचना चाहता है, तो वो फेंगयुन के ऊपर अटैक करेगा रैंक 8 का बीस्ट। तो एक रैंक 8 की पावर यहाँ पे ताइनियाशन है जो रैंक 7 का है, और हम 2 बंदे रैंक 6 के हैं, यानी हम सब मिलके फेंगयुन को हरा सकते हैं। इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। हालांकि है तो चोमू, लेकिन कोई नहीं, देखेंगे इनका क्या होगा। यहाँ पे शांग कुंग अपने माइंड में कहता है, फेंगयुन मॉर्टस को भी नहीं छोड़ता, प्योर डेमोनिक पाथ वाला बीस्ट है, मॉर्टस भी मर जाएंगे और हम भी। अभी फाइट करना ही सर्वाइवल का चांस है। दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव तुरंत ही यूज करते हैं। फेंगयुन हल्का सा स्माइल करता है, इन्वेड नहीं करता, तीनों अटैक अपने ऊपर ही आने देता है। अगले ही मोमेंट ये तीनों मूव रिफ्लेक्ट होके ताई मियाशन, शांग कुंग हुओ पर ही चले जाते हैं, उनके ऊपर ही लगते हैं जाके। शांग कुंग और हुओ याओ तो मुश्किल से ही डॉज कर लेते हैं। ताई मियाशन की आंखों में ग्लो आता है, वो कहता है मैं ले लेता हूँ। वो जंप करता है, वापस आते हुए ब्लैक क्यूआई में घुस जाता है और उसको कोई डैमेज नहीं होता। वो धीरे धीरे कंट्रोल वापस ले लेता है। ताई मियाशन कहता है, फेंगयुन और ये एक और ले तू। उसकी बॉडी से गू और एकदम से निकलती है, ब्लैक क्यूआई एकदम से फैल जाती है और फ्लोटिंग सिंकिंग आयरन सैंड किलर मूव ऑफेंस और डिफेंस दोनों में स्ट्रांग था और आयरन मार्क्स इक्विपमेंट के साथ परफेक्ट एक तरीके से कंपैटिबल था। रिफ्लेक्ट होने के बाद भी टाई मशीन इसको वापस कंट्रोल कर सकता था। प्लस आयरन सैंड स्टक होकर पावर और बढ़ा देती है। रैंक 7 एक्सपर्ट ताई मेशन को लगने लगता है कि चांस अभी भी बन सकता है, शायद हम फेंगयुन को हरा पाएं, उसे ऐसा फील हो रहा होता है। फ्लोटिंग सिंकिंग आयरन सैंड रिफ्लेक्ट हुआ तो क्या कंट्रोल वापस आ जाता है और वो किलर मूव ऐड करके पावर को और इंक्रीज कर सकता है, टाइम के साथ और स्ट्रांग होता जाएगा। यानी भाई का प्लान ये था कि इसके पास देखो जो अटैक हम इस पे भेज रहे हैं वो हम पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जो मेरे पास पावर है ना कि मैं जो अपना अटैक भेजता हूँ, पहले तो अपनी बॉडी के ऊपर मैंने आर्मर लगा रखा है, फिर मैं एक काला बादल फेंकता हूँ फेंगयुन के ऊपर, ये बादल उससे रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आता है। लेकिन मैं इस जो ब्लैक क्यूआई का जो बादल है इसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर और ज़्यादा बादल बना के इसके ऊपर दोबारा फेंकता हूँ, और जब मेरे पास दोबारा रिफ्लेक्ट होगा तो मैं ऐसे ही रिपीट करते 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 बादल को और पावरफुल बना दूंगा, यानी ब्लैक क्यूआई को और पावरफुल बना दूंगा। इसकी ये सोच थी और इससे ऐसा लग रहा था कि ये फेंगयुन को पक्का हरा देगा। अब ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग गए थे इनको। अभी तक फेंगयुन ने अटैक नहीं करा है तो ज़्यादा ही चल रहे हैं भाई ये लोग। फेंगयुआन ने देखा कि ताई मियाशन फिर से फ्लोटिंग सिंकिंग आयरन सैंड यूज कर रहा है, इस बार और स्ट्रांग हो गया क्योंकि जो रिफ्लेक्ट हुआ था अटैक उसके अंदर वो बंदा घुस गया और दोबारा से और बादल को पावरफुल करके मेरे पर भेजने वाला है। फेंगयुआन की आंखों में शार्प लाइट आई, शैडो सेट की इन्फॉर्मेशन से उसे सुपर फोर्सेस की इनहेरिटेंस काफी ज्यादा पता थी। आयरन मास्क ट्रू इनहेरिटेंस भी उनमें से एक थी। कोर इमॉर्टल को यहाँ पे जस्टिस था, इनहेरिट करने वाले को जस्टिस का स्ट्रॉन्ग दिल होना चाहिए, इविल पनिश करने वाला दिल और वाइब होनी चाहिए। फेंगयुआन को याद आया कि उसकी प्रीवियस लाइफ में 5 रीजन वॉर के टाइम ताई मियाशन रैंक 7 पीक तक परफॉर्म करता है। अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आगे जाके तो होना ही था इसको। फेंगयुआन ने क्विकली विजडम पास से काउंटर सोच लिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव चूज करा। इट्स एशियंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, मैरिड सेल्फ इमॉर्टल किलर मूव मैरिड ड्रैगन।
देख रहे हो कितना खतरनाक डबल मूव एक साथ यूज़ करे हैं उसने। रोर आवाज़ आती है, सिल्वर स्वॉर्ड ड्रैगन पूरे स्टॉर्म में स्काई में फैल जाता है, एकदम भाई भवंडर सा आ जाता है। ताई मैशन फाइट मोड में था पर अचानक सिल्वर फ्लैश होता है। ताई मैशन कहता है व्हाट, ये क्या गुजरा, और ड्रैगन सुनामी की तरह उसकी तरफ टूट पड़ता है। ताई मैशन ने फुल पावर के साथ फ्लोटिंग सिंकिंग आयरन सैंड एक्टिवेट करा, ब्लैक क्यूआई शील्ड बनाया, और पर फिर भी 2 सांसों में ही पूरा शील्ड भी उसका टूट गया और ब्लड मुँह से थूका और भागने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन उसे भाई एकदम से एंगल्फ करता है, यानी खाने की कोशिश करता है। नीचे से ताई रुओनेन भी चिल्ला उठी, लॉर्ड ताई मियाशेन बचो। थोड़ी देर बाद एक छोटा फिगर ड्रैगन से बाहर गिरा, वो था ताई मियाशेन, बहुत वीक आयरन जायंट फॉर्म में जो था ना, उसका जो एक तरीके का आर्मर था आयरन जायंट वाला, वो टूट गया था। लेकिन अभी भी पूरा वाइप आउट नहीं हुआ था, यानी जो आर्मर है अभी भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। ताई मैशन शॉक में कहता है, ये स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है। फेंगयुआ ने सिंपल ब्रूट फोर्स से ही उसका मूव क्रश कर दिया था। मैरी ड्रैगन पीक रैंक 7 का अटैक पावर रखता है। प्रीवियस लाइफ वाले पीक ताई मैशन होता तो शायद जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता, लेकिन अभी वो पीक पर थोड़ी ना चल रहा है, अभी इस लेवल का कहाँ। पावर गैप स्मॉल होता है पर वही डिसाइड करता है, यहाँ फेंगयुआन क्लियरली अपर हैंड में है। ताई मैशन को सिर्फ रिट्रीट करना पड़ा, वो स्पीड में फास्ट था, ड्रैगन भी उसे नहीं पकड़ पाए। फेंगयुआन बैटलफील्ड किलर मूव तुरंत ही यूज नहीं कर सकता था, इसलिए किल पॉसिबल नहीं था। फेंगयुआन कोल्ड टोन में कहता है, इसे मारना डिफिकल्ट है, मेटल पाथ है, उसके दांव मार्क्स चाहिए भी नहीं मुझे, भागने दो मतलब चूहे को। पर नीचे यहाँ पे देखते हैं शांग क्विंकिंग और हुओ याओ रैंक 6 थे दोनों, ड्रैगन से घिरे हुए थे, एस्केप का कोई चांस नहीं था। उनकी लाइफ एंड डेथ एकदम भाई उनके फ्रंट में ही लटक रही थी, एकदम गले पे तलवार जैसे लटक रही हो ऐसा सीन था। अभी बहुत हिल रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, एकदम मई चुंगने काट रहे थे इनके पिछवाड़े में कि नहीं अब हरा देंगे फेंगयुआन को। अब पिछवाड़ा घिस गया इनका एकदम से ही, अब मौत की भीख मांग रहे हैं। रैंक 6 गु इमॉर्टल होकर भी शांग क्विंकिंग और हुओ याओ ने रैंक 7 पीक मूव का सामना इतने टाइम तक टिक जाना सुपर फोर्स के एलीट होने का प्रूफ तो इनका था ही। लेकिन क्या होता है, बूम बूम आवाज आई, आखिर में ड्रैगन्स ने उनको पूरा क्रश कर दिया, बॉडीज एकदम डस्ट बन गई, उनकी सोल सेल्फ डिटोनेट करना चाह रही थी, बट फेंगयुआन जिसके पास स्पेक्टर सोल की इनहेरिटेंस थी, यानी सोल पाथ में भाई तो गॉड लेवल है, इंस्टेंटली उसने लॉक कर दी उनकी सोल। ड्रैगन्स की सोल को फेंगयुआन के हाथ में ला देते हैं। अब यहाँ पे शांग क्विंग जो सोल थी उसकी, वो कहती है फेंगयुआन हिम्मत है तो हमें मारना, ये पकड़ क्यों रहा है हमें। तो यहाँ पे हुओ याओ भी उसकी सोल थी, वो भी यहाँ पे कहता है, ईविल 3 सुपर फोर्सेस को ऑफेंड कर रहा है तू, तू अभी भी बहुत एरोगेंट है, बाद में तुझे रिग्रेट जरूर होगा। फेंगयुआन ने एक थॉट भेजा और साइलेंस हो गई, दोनों सोल फ्रीज हो गए। फिर उसने सीधा सविनरी मोटर प्राइमेसी में उन दोनों सोल को डाल दिया। रैंक 6 को किल करना फेंगयुआन के लिए तो भाई मच्छर मारने जैसा हो गया था। तभी आसपास यहाँ पे ना ब्लास्ट होता है, एक बड़ा सा कुछ एकदम रोने जैसी आवाज आती है, बड़ी सी कराए वाली। अपर एक्सट्रीम हवेली ईगल ने डायरेक्ट मैरी ड्रैगन हिट को इग्नोर करके फेंगयुआन पे ही चार्ज कर दिया था, यानी इसने सिंपल सी चीज करी है, पेट में चाकू खा के सामने वाले पे अटैक कर दो, यानी खुद मर जाएंगे लेकिन फेंगयुआन को मार देंगे, ऐसा सुसाइडल अटैक करा था। ये इमोरल डेसोलेट बीस्ट नॉर्मली अल्ट्रा टैंक होता है, पर अभी उसकी आंखों में सिर्फ ब्लड एकदम ब्लड लस्ट था। फेंगयुआन को समझ आ गया कि ईगल किसी के एक्सटर्नल कंट्रोल में है, अदरवाइज वो कभी भी अपने मास्टर या क्रिएटर पे ऐसे अटैक नहीं करता। डिफेंस में भी ईगल फेंगयुआन के सामने कुछ नहीं था। फेंगयुआन कोल्ड स्मेल देता है और डेलिबरेटली लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, नॉर्मली एकदम लेवल पे रहता है ताकि सबको दिखे। ईगल का विंग उसकी बैक पे एकदम क्लैश करता है, बूम आवाज आती है, पर फेंगयुआन रिवर्सल प्रोटेक्शन सील की वजह से भाई 0 डैमेज लगता है, कोई डैमेज नहीं आया। शॉक के फोर्स से फेंगयुआन और फास्ट ये फैन की साइड एकदम जूम करता है, यानी उसकी तरफ ही जा रहा था, और ईगल का राइट विंग टूट जाता है और वो गिरता है, पर ड्रैगन्स को एक तरीके से तोड़ते ढकेलते हुए नीचे गिर रहा था, नॉन स्टॉप अटैक करते हुए नीचे गिर रहा था। फेंगयुआन ने एंट्री के टाइम ही नोटिस कर लिया था कि ये फैन के शोल्डर पे ईगल बैठा हुआ था। ये आउट था, अगर ये फैन कंट्रोल कर सकता है तो पहले ही ये फैन मतलब ये फैन को ही पकड़ना बेस्ट ऑप्शन होता ना। फेंगयुआन आते ही मैसिव मेथड एक्टिवेट कर चुका था, जैसे ये फैन ताइरोन एंड शांगशेंसी सब पर पैरालिसिस थे, बॉडी सबकी फ्रीज हो चुकी थी, जीरो मूवमेंट थी, यानी अब ये लोग हिल नहीं सकते। तो ये फैन यहाँ पे फियर में कहता है ओ नो, बोलना चाहता था लेकिन वॉइस भी लॉक हो गई थी, बोल नहीं पाया। फेंगयुआन के लिए एक्सप्लेनेशन का कोई वैल्यू नहीं था, सोल सर्च करो और वर्ड्स निकालो कि इसके साथ हुआ क्या। और फेंगयुआन जब इसके पास पहुंचा था ना, तभी उसने अब इसकी सोल सर्च कर रहा है कि मतलब क्या सीन है इसका, मतलब कैसे इसको मिला सब। ताई रोनन तो भाई चिल्ला रही थी, वो रेज में थी, वो कहती कि मैं जस्टिस अपोर्ड नहीं कर पाई, हेटेड से अपने दांतों को दबा लेती है। अबे तू कुछ होल्ड नहीं कर सकती चोमू,
शांग सेंसी यहाँ पे सॉफ्ट थी, वो कहती है ब्रदर है तो, तुमने मुझे बचाया था, मुझे शांग क्लैन में पोजीशन दी, अगर तुम्हारे हाथ में मर भी जाऊँ ना तो मैं सैटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फेंग युआन ने सबको कैप्चर करने ही वाला होता है कि अचानक एक मिस्टीरियस रिपल होता है, उसके और मोटर्स के बीच पूरा व्यू ब्लर हो जाता है जैसे एक डर्टी मिरर हो। फेंग युआन कहता है ओह ये तो वो है, और वो नाम लेता है इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव। सीन स्नैप्स शिफ्ट होता है और वर्ल्ड ऑरेंज येलो हो जाता है। फेंग युआन बैटलफील्ड में पुल हो चुका था, एक रैंक 8 गो इमॉर्टल उनके बीच आकर खड़ा होता है, मोटर्स को शील्ड करता हुआ। ये फैन एकदम चिल्लाते हुए कहता है मास्टर आप आ चुके हो, यानी अब आ चुका था उसका मास्टर, ये फैन का मास्टर, और हो सकता है यही सबके पीछे हो क्योंकि इसे पता था ना, सब चीज़ें इसको पता थी यार ये है कौन, पहले बात देखेंगे। फेंग युआन की आइज़ छोटी होती है तो फेंग युआन कहता है तुम हो कौन बे? वो रैंक 8 कामली स्माइल करता है और कहता है मैं लू वाइयिन। फेंग युआन, लोग वैसे ही मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं, क्यों एक दूसरे को मारना? यहीं रुक जाओ ना तुम। और तुम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होना, फेंगुइन जैसे ही इसके पास पहुँचा था ना, ये फैन नाम के बंदे के पास, जैसे इसके पास पहुँचा, सोल सर्च यूज़ करने जा रहा था, मतलब कर ही दिया था मान लो। उसी वक़्त यहाँ पे बैटलफ़ील्ड किलर मूव एक्टिवेट हो गया क्योंकि रैंक 8 की एंट्री हो गई थी। ये फैन का मास्टर यहाँ पे आ चुका था और ये लोग तो सोच रहे थे मर जाएँगे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होगा। ये फैन धीरे से कहता है मास्टर, उसकी आंखों में प्योर एडमायरेशन था, इतने टाइम बाद मास्टर को वापस देख पा रहा था। लू वाइविन बिल्कुल पहले जैसा था, सिंपल ग्रे कपड़ा था, पर मस्कुलर बॉडी हाइड नहीं होती थी, उसकी बॉडी दिख रही थी और बड़े कॉनिकल हैट का मतलब दिख रहा था, चेहरा छुपा हुआ है, शैडो में रख रहा था। थिक बॉड थिन थे उसके, एकदम स्टेबल और डिटरमाइंड वाइब थी। और दो यी क्लैन को इमॉर्टल भी फोर्स होकर बाहर आ गए थे। इमॉर्टल बैटलफील्ड ट्रिगर होते ही लेक ड्रैग हो गई थी ना, इसलिए ताई मैशन एकदम टेंस था। वो कहता है रैंक 8 ये कौन है? साउथर्न बॉर्डर ऑरा है, पर राइटिस पाथ का नहीं लगता ये तो। फेंगयुन कोल्ड स्मेल के साथ लू वाइयिन को देखता है और अंदर ही अंदर रैपिड थॉट्स के गुजर रहे थे कि भाई ये सीन क्या चल रहा है, ये है कौन भाई? फेंगयुन अपने माइंड में कहता है हिपोक्रेट, बैटलफील्ड मूव पहले लगा कर रखा था, शांग और हुओ के इमॉर्टल को बचा सकता था, पर चूज किया कि लेट एंट्री करूंगा, यानी मरने दिया। लाइफ डिफिकल्ट है, रुक जाओ फेक काइंडनेस वाले। और ये जिसने लाइन बोली है ना, इसका मतलब ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं, क्योंकि ये बचा सकता था उन दोनों को, लेकिन ये लेट एंट्री की, वो दोनों मर गए, तो इसका मतलब जिसने लाइन बोली कि छोड़ दो इन बच्चों को, तो ये भी कोई दूध का धुला नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे फेंगयुआन अपने माइंड में कहता है रैंक 8 है, मेरी फ्यूचर विजन वार्निंग नहीं दे पाई, टाइम पाथ कोर गो आफ्टर, और सिर्फ रैंक 7 है, मूव वीक है, यानी जो सामने वाला पर्सन है उसके पास टाइम पाथ गो आफ्टर से भी ज़्यादा पावरफुल कोई गो होगा, तभी तो फेंगयुआन को पता नहीं चल पाया फ्यूचर विजन का कि आगे क्या होगा। आगे फेंगयुआन ने सोचते हुए कहा, इसका बैटलफील्ड काफ़ी डीप है, मेरी इन्वेस्टिगेशन भी डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। रैंक 6 या रैंक 7 को तो फेंगयुआन डोमिनेट करता है, पर रैंक 8 भाई दिक्कत वाली बात है। इनसाइड बैटलफील्ड तो ऊपर से पैसिव सिचुएशन आ ही जाती है। यानी देखो, एक तो रैंक 8 बंदा या ऊपर से उसका बैटलफील्ड किलर मूव, एक तरीके का डोमेन, तो उसमें फेंगयुआन क्या ही करेगा। स्टिल फेंगयुआन अभी भी वरी में नहीं था। रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील था उसके पास, उसका टॉप डिफेंस एकदम मॉडिफाइड वर्जन, हेवनली कोड का ओल्ड काउंटर यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए फेंगयुआन एकदम सोचते हुए और लंबी सांस लेते हुए कहता है ठीक है फिर देखते हैं। वो यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव मैरिड ड्रैगन, और रोर आवाज आती है, सिल्वर स्वॉर्ड ड्रैगन की सुनामी बैटलफील्ड फिल कर देती है। सीधे लू वाइवन पर चार्ज करते हैं। लू वाइवन कामली स्माइल करता है और कहता है फ्रेंड गुस्सा मत करो, किलिंग से सब सॉल्व नहीं होता है। उसकी बॉडी से ऑरा ब्लास्ट हुआ और इमॉर्टल मूव एक्टिवेट होता है, सैंड रेन, पानी नहीं पूरा सैंड का हैवी स्टॉर्म बैटलफील्ड में रेसोनेट करता है। सैंड इतनी खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था मेटल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, और जहां जहां वो टच कर रही थी सब भाई चिरा जा रहा था, एकदम चीर दिया गया था। ऐसा मान लो कि ग्राइंडर में तुमने लोहे के कंकड़ रखे और हाथ डाल दिया और हो गया तुम्हारे हाथ का काम, वही सीन हो गया था। किलर मूव था जिसका नाम था डिसेंडिंग सैंड, सैंड कुछ ऐसे ही मान लो, इतना खतरनाक था। अरे ये वो वाली वाइब दे रहा है, स्पाइडरमैन पहली मूवी थी या कौन सी मूवी थी जिसमें स्पाइडरमैन में वो जो विलन होता है सैंड वाला विलन, और वो सैंड वाला विलन कैसे बनता है, उसकी ओरिजिन स्टोरी तुम्हें पता है ना, वो कैसे बन जाता है। वो गलती से एक गलत जगह पे पहुंच जाता है, वहां पे बहुत सारी सैंड होती है, मशीन वाली जगह पे गिर जाता है, फिर वो पूरी उसकी बॉडी फिर सैंड की बन जाती है। तो ऐसे ही मान लो इसका भी अटैक कुछ ऐसे ही टाइप का था, बड़ा खतरनाक वाला सैंड टाइप का। ड्रैगन सैंड में दब जाते हैं, उनकी रोज एकदम म्यूट हो जाती है, बॉडी श्रिंक हो जाती है, क्लॉस एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ ही सांसों में सारे फेयस ड्रैगन गिरकर भाई अर्थवॉर्म जैसे बन जाते हैं कि एकदम भाई केंचुए टाइप। फेंगयुआन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट होता है, वो कहता है ये मूव उसे याद आता है। या लेकिन उसके बोलने से पहले यहाँ पे लू वाइबिन हल्की सा मतलब हल्का सा स्माइल देता है और कुछ कहता है लगना ऐसा ही था, इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, यानी
ये एक अदरवर्ल्डली डीमन है, कैलेमिटी का सोर्स, स्ट्रॉन्ग भी है और दिमाग और भी डेंजरस है, रूथलेस, प्रिसाइज और बिल्कुल मर्सीलेस, जिंदा लोगों के लिए बड़ा डेंजर। फिर वो एकदम लाउडली अनाउंस करता है, सभी गू इमॉर्टल और गू मास्टर, हेवन उनकी हेल्प करता है जो खुद हेल्प करते हैं। ये डीमन सबके लिए थ्रेट है, तुम सबको साथ मिलकर रेसिस्ट करना होगा, वरना मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगले किलर मूव के लिए तुम्हारी डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। ये राइटियस पाथ का 14 ये ड्रामा कर रहा था लू वाइबन, इसने फेंग यून के बोलने से पहले ये सब अनाउंस कर दिया था। ये फैन इंस्टेंटली एकदम हाइप हो जाता है, वो कहता है मास्टर बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। चोमो ल्यू वाइबन स्माइल करते हुए कहता है बस एक चीज करो, तुम सबको इस डीमन के खिलाफ फाइट करने के लिए डिटरमाइन करो, यानी मोराल बढ़ाओ, उनकी हेल्प करो, उन्हें बताओ कि हम इसके खिलाफ जीत सकते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये फैन ने गुस्से से फेंगवान को देखा, उसकी बॉडी से बैटलफील्ड स्मोक की तरह राइस होने लग गई, बाहर निकलने लग गई। और सिर्फ ये फैन ही नहीं, यहाँ पे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भी तो था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भी लैंड कर गया, उसकी आंखों में प्योर हेटेड थी। फेंग युआन ने उसे हैच किया था, यानी मतलब हैच करके निकाला था, पाला था, पर उसकी जो फ्रीडम थी उसको छीन लिया था। और अगर कोई भी पेरेंट अगर ऐसा करे तो हेट तो नेचुरल थी ही। ताई मियाशन भी एकदम लंबी सांस लेते हुए कहता है, इन दैट केस मैं भी कॉर्पोरेट करता हूँ। उसे अपना माइंड शांत करा, चाहे लू वाइविन मिस्टीरियस हो, अभी एनिमी यहाँ पे क्लियर फेंग युआन ही था, और लू वाइविन भी यहाँ पे सबको एक तरीके से फेंग युआन के खिलाफ ही करा था कि आओ मेरे साथ फाइट करो इस डीमन के खिलाफ, ये डीमन है, फेंग युआन को बोल रहा था ये, इसलिए। और उसका कहना भी यही था कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त ही होता है, तो वही बात थी। ताई मैशन ने लू वाइविन के कॉल का जवाब दिया था, और ये क्लैन के दोनों इमॉर्टल ने भी डिस्कस करके फेंग युआन के खिलाफ इंस्टेंट समन कर लिया, यानी वो भी सामने आ गए। मॉर्टर्स के लिए गोई मॉर्टर से लड़ना टेरिफाइंग था, पर ल्यू वाइविन की लीड, मतलब ल्यू वाइविन की लीड में वो लीडर बन गया, और जितने भी मॉर्टल थे वो भी आ गए। और फेंगयुआन की रूथलेसनेस देख के सब के सब करेज में आ गए थे, ऐसे आ गए थे जैसे अभी भाई फेंगयुआन को हरा देंगे। फाइटिंग स्पीड एकदम जाग गई थी सबके अंदर, एकदम से अचानक से ही सबको याद आ गया कि अरे दुनिया कितनी अच्छी होती है, दुनिया कितनी अच्छी है, ये ही डीमन है, इसको ही मार दो तो सब अच्छा हो जाएगा। पता नहीं क्या बोले, आगे देखते हैं। सिर्फ सांगशेंसी अलग थी, उसने हेड शेक किया, आंखों में दर्द था। वो यहाँ पे कहती है, फेंगयुआन मेरा बेनिफेक्टर है, मैं उससे कैसे लड़ सकती हूँ। वाई डिशिन एकदम अर्ज करते हुए कहता है, क्लैन लीडर अब मर्सी का टाइम नहीं, फेंगयुआन डीमन है, वो कभी काइंडनेस का रिटर्न नहीं करेगा। शांगशेंसी फिर भी कहती है, मैं बस ब्रदर हेतु की एनिमी नहीं बनूंगी, चाहे वो मुझे मार भी दे, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। लोगों ने उसकी तरफ देखा, कुछ मास्टर को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, पर उसकी पोजीशन और सिचुएशन के चलते कोई मतलब एक तरीके से सब चुप रहे, कुछ बोला नहीं किसी ने। ल्यू वाइविन ने सबकी बैटल जो विल थी सबको एकदम बढ़ा दिया था, मोरल हाई कर दिया था, और स्माइल करते हुए कहता है गुड। फिर फेंगयुआन की तरफ मुड़ के कहता है देखो देखो ये मेरा मूव, मड पाइल्ड इनटू वॉल, उसने ये रिलीज करा, इमॉर्टल किलर मूव मड पाइल्ड इनटू वॉल। सबका बैटल विल एक जगह एकदम गैदर हुआ, और ये जो बैटल फील्ड था एकदम वाइब्रेट करने लगा। फेंगयुआन अलर्ट मोड में था, अटैक नहीं किया था, बस ऑब्जर्व कर रहा था कि सीन क्या चल रहा है। अचानक उसके आसपास की मतलब एक तरीके से ना वॉल अपीयर होने लग गए धीरे धीरे। फेंगयुआन ने देखा, तोड़ने के लिए मल्टीपल मेथड यूज करे, पर सैंड रेन के इफेक्ट से उसके मूव वीक हो गए थे। वॉल अल्ट्रा फास्ट फेज में बन रही थी, उसके चारों तरफ ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में एकदम भाई बंद कमरा सा एकदम बनने लग गया था। ऑफेंस पावर नहीं थी, पर ट्रैप बड़ा खतरनाक था। लू वाइविन ने एकदम ग्रंट करके थर्ड मूव ट्रिगर किया, इमॉर्टल किलर मूव, 6 डायरेक्शनल मेज। फेंगयुआन एकदम माइंड फ्लैश होता है, कहता है अब असली फैंक्स दिखाए हैं इसने, अब यूज करा उसने खतरनाक मूव। 3 किलर मूव थे, एक था डिसेंडिंग सैंड, मड वॉल और 6 डायरेक्शनल मेज। जब ये तीनों ना फ्यूज होते हैं तो एक बड़ा सा मेज बन जाता है, जिसमें फेंगयुआन पूरा घिर गया था। ये मेज हॉलो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर में था, पाथ, होल्स, वॉल्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि देखते ही डेजीनेस फील होती थी, एकदम भाई चक्कर आएंगे, इतने सारे होल्स हैं यहाँ पे। फेंगयुआन का मेरिट ड्रैगन फ्यूजन मूव, एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मेरिट सेल्फ पावर, मतलब पावर बहुत ज्यादा है ना, वो पावरफुल, उसका यही खतरनाक है। पर ये जो ल्यू वाइविन का फेटेस्ट अर्थ मेज था, 3 रैंक 8 मूव का कॉम्बो था, बहुत ही टेरिफाइंग मूव है ये। फेंगयुआन को सेंस ऑफ डायरेक्शन खत्म होती फील हुई, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से मतलब एकदम सेंस ऑफ डायरेक्शन खत्म ही हो गई थी। अब वो फील नहीं कर पा रहा कि जो मतलब आसपास का डायरेक्शन क्या सही है। वॉल्स के साथ मूव करने की कोशिश की, पर अपना रूट ही भूल गया। अटैक किया, पर हर वॉल पे जैसी कोई अटैक मतलब लगता जाके वो वीक पड़ गया, क्योंकि डिसेंडिंग सैंड का इफेक्ट स्टिल अभी भी एक्टिव था। फेंगयुआन को रियलाइज होता है ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा, बैटलफील्ड का वीकनेस ढूंढना पड़ेगा, और वह वहीं पे बैठ गया, आंखें बंद करी और विजडम पाथ मेथड से एक्टिवेट करके सोचने लग गया कि क्या करा जाए।
फेंगयुआन फेटिश अर्थ मेज में टेम्परेरी फंस गया था। सीन तुरंत ही एकदम स्टेबल हो गया था। अब सोचने समझने लग गया ना भाई, इसलिए आगे देखते हैं। टाइम मशीन ने ब्राइट लाइट आइस से मतलब आइस में लेकर एक नीचे आके बोला। टाइम मशीन कहता है सीनियर, अब इस डीमन फेंगयुआन को कैसे खत्म करें, हमने इसे ट्रैप तो कर दिया है। लिu वाइविन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सबको जीने का राइट होता है। फेंगयुआन डीमन सही पर जिंदा इंसान भी तो है, सीधा मार दो, कैसे बोल सकते हो तुम ये। टाइम मशीन शॉक हुआ। ये क्लैन के दोनों इमोर्टल भी अब आ गए थे। ये नानमैन टेंशन में कहता है, ये नानमैन कहता है सीनियर कैसे छोड़ दें, इसने बहुत मतलब सिंस किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, वर्ल्ड्स के ऑर्डर एकदम तोड़ दिया है, सब कुछ खत्म करा है, अभी बेस्ट चांसेस को मार देंगे। यहाँ पे ये यू भी एकदम पुश करते हुए कहता है, ये यू भी कहता है अगर आज नहीं मारा ना, कल और ज्यादा लोग मतलब ये मार देगा जाके, अगर हाँ आज हमने इसको छोड़ दिया तो कल किसी और की जान लेगा ये जाके, इसकी डेथ वर्ल्ड के लिए फायदा ही है। लिu वाइविन भी हल्का सा सर हिलाते हुए कहता है। लिu वाइविन कहता है तुम सबकी बात सही लगती है पर बायस्ड हो तुम सब। प्योर इविल को मतलब तरीके से ना, कोई जो प्योर इविल कोई नहीं होता, इंसान पैदा होता है, मर्डर बनाया जाता है। फेंगयुआन ने गलत किया होगा पर वो जन्म से इविल नहीं था। जो आज का फेंगयुआन बना है उसके पीछे कल का कर्मा है। अगर वो इविल बन सकता है तो गुड भी बन सकता है। वो स्ट्रांग है, मेथड्स बहुत हैं। अगर राइटेस्ट पाथ में आ जाए तो वर्ल्ड को फायदा ही मिलेगा, हजारों लोग बचेंगे उसकी वजह से। टाइम याशन, ये नानमैन, ये यू तीनों एकदम शॉक हो गए। ये रैंक 8 गो इमोर्टल सच में फेंगयुआन को सुधारना चाह रहा था, यानी मतलब फेंगयुआन को एकदम ऐसा चाह रहा था कि ये गुड पर्सन बन जाए। टाइम मशीन ने सांस छोड़ी। टाइम मशीन कहता है सीनियर का प्लान होगा तो हम वेट ही करते हैं और क्या कर पाएंगे। ये क्लैन के दोनों इमोर्टल ने हेल्पलेस लुक एक्सचेंज करे। फेंगयुआन से वो तीनों वैसे भी मतलब जीत नहीं सकते थे और लिu वाविन ही उनका एक सपोर्ट था, पर सीनियर का प्लान बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो वो अपोज कैसे करेंगे। यहाँ पे ये यू धीरे से गेस करते हुए कहता है, लगता है सीनियर के पास कोई ऐसा मेथड होगा जो फेंगयुआन की पर्सनैलिटी चेंज कर दे। ये नानमैन सीधा बोल दिया था। ये नानमैन कहता है सीनियर थैंक्स फॉर सेविंग अस, बैटलफील्ड ओपन कर दीजिए, हमें क्लैन लौटना है, हम तो लौट जाते हैं ना, आप अपना करते रहिए। पर लिu वाइविन ने मना कर दिया। लिu वाइविन कहता है डर मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, पर अभी बैटलफील्ड खोल दिया ना तो तुम लोग क्लैंस को रिपोर्ट कर दोगे और रेइंफोर्समेंट आ जाएंगे। ये मेरे ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है, थोड़ा सा वेट कर लो फिर चले जाना। तीनों मजबूरन चुप हो गए, अब कुछ कह नहीं पाए। इस बैटलफील्ड में बाहर मैसेज भेजना पॉसिबल नहीं था और फेंगयुआन या लिu वाइविन दोनों से वीक थे, तो ओबे करना ही पड़ेगा। यानी मतलब फेंगयुआन हो चाहे लिu वाइविन, ये दोनों लोग सबसे वीक ही हैं, मतलब ये दोनों लोग पावरफुल है और इन दोनों से सब लोग यहाँ पे वीक हैं, यही दो पावरफुल यहाँ पे थे। तो अब यही सीन है, अब आगे देखते हैं। ये फैन थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। वो कहता है, ये फैन कहता है मास्टर, क्या फेंगयुआन को सच में राइटियस पाथ में ला सकते हो आप। लिu वाइविन ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, इस वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है, मैं उसे एक चांस देने को रेडी हूँ। अगर वो बदल गया तो वर्ल्ड के लिए बड़ा ब्लेसिंग होगा। फ्यूचर लॉ एक तरीके से फ्यूचर में एक लेजेंडरी स्टोरी बन जाएगी उसके ऊपर। शांग सेंसी धीरे से बोलती है आंखों में होप लेते हुए। शांग सेंसी कहती है क्या, क्या क्या ये सच में हो सकता है। वो प्योर लाइफ राइटिस पाथ वाली बंदी है और फेंगयुआन से प्यार करती है। उसके लिए तो फेंगयुआन का डेमोनिक पाथ एक सैड एंडिंग जैसा है। और अब जब उसे ऐसा लग रहा है कि फेंगयुआन फंस चुका है और डेंजर में है, तो अगर वो सुधर जाए, नॉट ओनली वर्ल्ड बचेगा, उसकी लाइफ भी बच जाएगी कि उसको उसका साथी मिल जाएगा ना, इसलिए फेंगयुआन मिल जाएगा। क्योंकि भाई बस उसके एक टाइटल की वजह से फेंगयुआन को नहीं रख सकते ना, शादी कैसे कर लेगी वो, फेंगयुआन डेमोनिक पाथ का है, कैपेबल पूरा है फेंगयुआन, कैपेबल कैसे नहीं होगा, रैंक 8 की पावर को पोजेस करता है बंदा अपना, तो कैपेबल तो है, बस वही है ना यार, डेमोनिक पाथ तो कैसे करेगी ना। और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि क्या पता फेंगयुआन सुधर जाए तो शादी हो जाए दोनों के बीच, देखते हैं क्या होगा। लू वाइविन हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है। लू वाइविन कहता है बिल्कुल हो सकता है, लोग बिगड़ सकते हैं पर अच्छे भी बन सकते हैं। शांग सेंसी तुम्हें क्या लगता है, फेंगयुआन अंदर से बुरा है क्या। शांग सेंसी ने सीधा हेड शेक करा। शांग सेंसी कहती है मैं झूठ नहीं बोलूंगी सीनियर, फेंगयुआन जन्म से इविल नहीं है, उसका एटीट्यूड कोल्ड है पर उसके नीचे बहुत गहरी सैडनेस फील होती है जब देखते हैं उसको। तो लिu वाइविन सेटिस्फाइड हुआ। लिu वाइविन कहता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत रेयर है, उसने कभी तुम्हारी हेल्प की थी और अब उसे तुम्हारी हेल्प और ज्यादा चाहिए। शांग सेंसी कंफ्यूज हो गई। शांग सेंसी कहती है क्या सीनियर, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ बताइए। लिu वाइविन शांत वॉइस में कहता है सिंपल है, तुम्हें बस उसे इनकरेज करना है कि वो इविल पार्ट छोड़कर राइटियस पाथ चूज करे। मेरा किलर मूव फिटिश अर्थ मेज उसे
3 लाइफ मतलब एक तरीके से 3 लाइफ टाइम जीने देगा। पूरा मॉर्टल लाइफ फ़ील करवाएगा, फिर लाइफ एंड डेथ समझाएगा एंड हार्ट में भरा हुआ ईविल जो चीज़ है ना, उसकी जो सोच या जो भी कुछ है, वो सब धुल जाएगा। हर इंसान का एक नेचर होता है, पर एक्सपीरियंस उसको शेप करते हैं। शांग सेंसी, अगर तुम अपनी विल से इस किलर मूव में डाल दोगी, तो अगर यूज़ करोगी अपनी विल का, तो फेंगयुआन डेफ़िनेटली फ़ील करेगा। उस लाइफ़ की ब्यूटी का एक्सपीरियंस करने दो, उसके हार्ट का वो काइंडनेस, उसके जो हार्ट में जो काइंडनेस छुपा हुआ है, वो जो खोसा गया है, उसको जगाओ उसकी काइंडनेस को। शांग सेंसी एकदम लंबी साँस लेती है। शांग सेंसी कहते हैं, समझ गए सीनियर और थैंक यू आपका। उसकी बॉडी से एक विल का हिस्सा निकलता है और फेटिश अर्थ मेज़ में एंटर हो गया। लियू वाइविन रिलीफ़ में एकदम सोचते हुए कहता है, शांग सेंसी का लक हमें फेंगयुआन की लक के नीचे दबाने नहीं देगा। अब बाकी सब उस पर डिपेंड करेगा, या हो पाता है कि नहीं। ये भी प्लॉट कर रहा है क्या, शांग सेंसी का भी यूज़ कर रहा है ये बंदा। ये लो वाइबिन अच्छा इंसान है कि नहीं? अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसने बातें तो इतनी बढ़िया-बढ़िया कर दी, लेकिन असल में ये उसका यूज़ कर रहा है शांग सेंसी का, ताकि लक से बच सके। फेंगयुआन का लक खतरनाक है ना, और ये बच नहीं सकता, लेकिन अगर शांग सेंसी इनका सपोर्ट करेगी तो बच जाएगा। इसलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं इमोरियल व्हाइट हेवन। चेन ई की साइड में देखते हैं। चेन ई क्लाउड्स के बीच लाइटिंग स्पीड से मूव कर रहा था। बॉडी इंजर्ड थी। फैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और क्विंग चाओ ने डीप एकदम भाग घाव इतने खतरनाक दिए थे कि क्या बताएं। हीलिंग मेथड स्ट्रांग थे, पर ये जो घाव थे आसानी से ठीक नहीं होने वाले थे। और पर उसका जो हार्ट था, वुंड से भी ज़्यादा हैवी था, यानी एकदम दिल में बहुत खतरनाक चीज़ें भरी पड़ी थी। चेनी अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। चेनी कहता है, मैं दोबारा फेल हो गया। मैं डिवाइन विंड पैलेस नहीं मिल पाया मुझे, क्वीन चाओ को भी नहीं मार पाया, ग्रीड में इतना अंधा हो गया और इतना नुकसान कर बैठा, इसका कैसे भरपाई करूँगा मैं? वो रिग्रेट में एकदम डूब गया था। फेरी ज़ीवो को क्या जवाब देगा वो? हेवेली लोटस सेट के फर्स्ट सुप्रीम एटेंडर होने के बाद भी अपने एंसेक्टर की पोजीशन वापस नहीं ला पाया, क्योंकि उसका एंसेक्टर रेड लोटस डीमन वल्नरेबल हुआ करता था ना, और रेड लोटस का ही डिवाइन विंड पैलेस था, तो ना वो डिवाइन विंड पैलेस ले पाया, ना क्वीन चाओ को हरा पाया, ना फेंगयुआन का कुछ कर पाया। मतलब शेम आ गई थी बंदे के अंदर। घाव इतने लगे हैं, लेकिन दिल में जो दर्द हुआ है ना, वो बहुत गंदा था। चेनी ने डिसाइड कर लिया था। चेनी कहता है, वापस जाकर मैं फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का पोस्ट ही छोड़ दूँगा। कल्टीवेशन बढ़ाऊँगा जब तक ब्रेक थ्रू नहीं होता, तब तक डिवाइन विंड पैलेस वापस नहीं मिलेगा। काफ़ी दिन फ्लाई करने के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट नज़दीक आ रहा था। तभी 3 रैंक 7 को इमॉर्टल्स के सामने आ गए। रैंक 7 के एल्डर्स कहते हैं, लॉर्ड चेनी प्लीज़ रुक जाइए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। चेनी ने उसे पहचाना। दूसरे एशियन सेट के सुप्रीम एल्डर्स थे ये। अब चेनी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो गया कि अरे! ये क्या सीन है? मतलब पहचान तो लिया था, तो कहता है कि अरे! तुम लोग यहाँ पे कैसे? उनमें से एक ने इन्फॉर्मेशन बात मॉर्टल को दिया। चेनी ने उसमें अपनी मतलब विल डाली, लेटर देखा, फेरी ज़ीवी का मैसेज था। उसने चेनी को ऑर्डर दिया था कि अपनी फेलियर को कंपेंसेट करे। नया मिशन उसे मिला था कि नॉर्थल प्लैन्स के इमोरियल व्हाइट हेवन में जाकर हेवेली कोर्ट की एक्शन में जॉइन होना। चेनी ने लंबी साँस ली, आइज़ एकदम ब्राइटली ओपन हो गई। चेनी कहता है, फेरी ज़ीवी वैसे विज़डम पाथ एक्सपर्ट जैसी होनी चाहिए ना, वैसे ही हैं। उनको पक्का पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ग्रीड में अंधा हो जाऊँगा। उन्होंने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था मेरे अंदर की ग्रीड को, और उन्होंने पहले ही प्लान प्रिपेयर कर रखा था कि जैसे ही मैं हारूँगा, वो मुझे नया मिशन देंगे, ताकि नए मिशन में अपना मैं जान लगा दूँ, ग्रीड वो वापस ना लाऊँ जो पहले मैं ग्रीड ले आया था, जिसके चक्कर में मैं फेल हुआ था। अब आगे देखते हैं। रैंक 7 के जो एल्डर्स थे वो कहते हैं, लॉर्ड चेनी आगे क्या कमांड है? चेनी ने शॉर्ट रिप्लाई दिया और कहा, हेवेली कोर्ट ने फेंगयुआन के खिलाफ मूव ले लिया है, तुम सब मेरे साथ चलो। स्टोरी का टेम्पो अब और फास्ट होने वाला था, क्योंकि भाई फेंगयुआन वर्सेस हेवेली कोर्ट का नेक्स्ट फेज स्टार्ट आ रहा है ये। अब पता है देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो जो चीज़ चल रही है, अब थोड़ा तुम्हें चीज़ें ना रिलेट करेंगी। वहाँ पे फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर में है, ट्रैप है, और वो जो लू वाइबिन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये हेवेली कोर्ट का बंदा भी हो सकता है, या वो क्या किसी भी फोर्स का हो सकता है, या तो किसी और फोर्स का है। तो ऐसा हो सकता है कि हेवेली कोर्ट को पता चल गया कि वो वहाँ पे ट्रैप है, तो वो आ रही है यहाँ पे। कुछ भी चीज़ें हो सकती है, देखते हैं कि क्या होगा। स्टोरी का जो टेम्पो है ना, बड़ा फ़ास्ट होने वाला है, और एक तरीके से हेवेली कोर्ट और फेंगयुआन का जो लड़ाई होगी वो देखने को मिलेगी। ओह! फाइनली टाइम मिल गया। अभी जस्ट बाहर से आया हूँ यार, पूरा काम जल्दी से करके। मुझे ऐसा लगा था यार, अभी छोटी-सी वीडियो बनी है, पूरी करनी पड़ेगी, एकदम स्पीड में करके आया हूँ, वरना तो स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती। आगे देखते हैं अब क्या होता है। नॉर्थर्न प्लेन्स, लांगिया ब्लेसलैंड, ऑर्डिनरी वेटलैंड में अचानक से डीप ग्रीन लाइट एकदम फूट पड़ती है। पूरा एरिया जेड ब्राइट हो जाता है। बटरफ्लाइज़ हवा में डांस कर रही होती हैं। 3 सांसों तक की लाइट ग्लो होती है, फिर धीरे-धीरे छोटे-छोटे जेड स्पार्क्स बनकर गायब हो जाते हैं, और जैसे ही लाइट गई, ज़मीन पर
7 फिगर्स अपीयर होते हैं, यानी 7 लोग। सबके सब सेंट्रल कॉर्नर के गो इमॉर्टल थे। फ्रंट में सबसे आगे था फेंग जीजे, रेड व्हाइट रोब में था, 1000 ईयर्स में से एक जीनियस जो निकलता वैसा। थोड़ा तो लॉस्ट दिख रहा था, एरिया स्कैन कर रहा था। उसके साइड में रैंक 7 विजडम पाथ गो इमॉर्टल एक्साइटेड टोन में बोलता है। विजडम पाथ का इमॉर्टल कहता है, ओह तो ये है लांग या ब्लेसलैंड। बाकी सेंट्रल कॉर्नर के इमॉर्टल भी थ्रिल में आ गए थे। फेंग जीजे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में एक डैमेज विल रिलीज करता है। विल बिल्कुल एंड के एज पे थी। फेंग जीजे रिस्पेक्टफुली कहता है, सीनियर आपके किलर मूव के कारण ही हम 2 रीजन्स क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। विल मुश्किल से एक ह्यूमन शेप बनाता है। एक मतलब स्कॉलरी टीचर होता है ना, वैसे दिख रहा था। अब टीचर वाली जो विल होती है वो कहती है, तुम सब हेवेली कोड के पिलर्स हो। ये विल स्पेशली ऐसे सिचुएशन के लिए ही छोड़ा गया था। कॉर्पोरेशन में मिशन कंप्लीट करो, हेवेली कोड को डिसअपॉइंट मत करना। बाकी रैंक 6 और रैंक 7 इमोर्टल्स भी कहते हैं, वी विल डू आवर बेस्ट। और विल हंसता है और गायब हो जाता है कंप्लीटली। आगे देखते हैं। फेंग यहाँ पे जो फेंग युन हुआ नाम का बंदा था, व्हाइट जेड क्राउन वाला यूथ था, एकदम स्लोली यहाँ पे आता है और कहता है, सीनियर लियांग लियांग का लास्ट विल अब खत्म हो गया। तो अब पता चलता है जो टीचर या स्कॉलर जो भी था, इसका नाम था लियांग लियांग। लियांग लियांग कौन था? एक लेजेंडरी नाम, रैंक 8 हेवली कोट इमॉर्टल, स्पेस पाथ का मास्टर, रैंक 6 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल बनाया था। इमोरियल बीस्ट वो कॉन्ग के अटैक में मर गया। उसके साथ फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल भी गायब हो गया, रुइन हो गया, खराब हो गया, जो भी कह लो। उसके बाद हिस्ट्री में जितने भी फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल बने सब के सब रैंक 6 थे। फेंग युआन भी थ्री किंग्स ब्लेसलैंड में रैंक 7 वर्जन तक नहीं पहुंचा पाया था, रैंक 6 ही बना पाया था। फिर हेवली कोर्ट ने फेरिजीवी और ग्रेनिन शाह की लीड में फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को अपग्रेड करने की कोशिश स्टार्ट करी। हेवली कोर्ट के पास मटेरियल्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, 3 मिलियन ईयर का स्टॉक है उनके पास। प्रॉब्लम सिर्फ एक स्पेसिफिक मटेरियल का था, पर हेवली कोर्ट के लिए वो भी इम्पॉसिबल नहीं था। कुछ ही महीने पहले फेरिजीवी ने लियांग लियांग का फाइनल विल जगाया और उसकी हेल्प से फिक्स इमोर्टल ट्रैवल को रैंक 7 अपग्रेड मिला और साथ में किलर मूव बनाया 7 इमोर्टल डोर्स का। और ये जो खतरनाक मूव था, इससे 7 लोग आ गए। इसी मूव ने फेंग जीजे और उसकी टीम को सीधा नॉर्थर्न प्लेन्स से लांग या ब्लेस लैंड में टेलीपोर्ट कर दिया। असल में तुम समझते हो ना, जो हवेली कोर्ट में ये लोग मर जाते हैं, जो भी होता है ना, ये ना इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर सो जाते हैं और फिर बाद में इनकी विल को जगाया जाता है। जैसे ही वो हवेली कोर्ट का लियांग लियांग मतलब था ना, अपने स्पेस पाथ का अच्छा खासा पावरफुल बंदा, उसने रैंक 7 वाला बनाया था, वो सो गया था। अब ये लोग रैंक 6 का ही बना पाए थे। फेरिजीवी ग्रैनिशा इनके लीड में फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को अपग्रेड करा करा किसके द्वारा हेल्प ली गई, उसी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से लियांग लियांग को जगाकर कि यार रैंक 7 बनाना है आओ। और उसने बनवाया रैंक 7 वाला और फिर उससे ही बना 7 इमॉर्टल डोर, जिसके कारण ये लोग अब लांग या ब्लेसलैंड में आ चुके हैं। आगे देखते हैं। और जैसे ही वो लोग लैंड हुए, लियांग लियांग का लास्ट विल भी उसके बाद तुरंत ही डेसिपेट हो गया और बस लेजेंड का फाइनल ट्रेस खत्म, यानी जो लास्ट विल थी उसकी वो भी खत्म हो गई। क्योंकि देखो, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड किसी को इमॉर्टल या एक तरीके से इंटरनल लाइफ थोड़ी ना दे सकता है। वो बस तुम्हें सुला देगा और फिर जब तुम जागोगे वो तुम्हारा लास्ट होगा, बस ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। उसकी तो बॉडी भी नहीं थी ना, इसलिए अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। हेवनली कोर्ट की प्लानिंग बड़ी परफेक्ट हिट हुई थी। फेंग जीजे ने लांग ब्लेस लैंड हल्की सी वॉइस में रिपीट करा, फिर फ्लोट कर कर एक इमॉर्टल किलर मूव से सराउंडिंग को स्कैन करा। एरिया फ्लैट था, एम्प्टी स्वैम जैसा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर ध्यान से देखने पर उसने हेरी मैन के रहने के क्लियर ट्रेसेस कैच कर लिए कि यहाँ पे रहते हैं। फेंग जीजे इंटरनल अपने आप को प्रेस करते हुए कहता है, फेरी जीवी ट्रूली भाई अनबिलीवेबल हो, इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आप ये पता लगा लोगी। क्योंकि फेंगयुआ ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल मतलब खोने के बाद हर जगह एंटी टेलीपोर्ट प्रिकॉशन सेट कर रखे थे। डांगहुन माउंटेन को भी पूरा रिमॉडल कर दिया था ताकि कोई भी फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से टेलीपोर्ट होके अंदर ही ना घुस जाए डायरेक्ट। क्योंकि देखो, डांगहुन माउंटेन किसी ना किसी ने देख ही रखा होगा और हेवली कोर्ट वालों ने तो देख ही रखा होगा, तो वो लोग टेलीपोर्ट ही कर जाएंगे। लेकिन भाई ने ये कर रखा है तो कोई टेलीपोर्ट हो नहीं सकता। फिर भी हेवली कोर्ट ने सीधा लांग या ब्लेसलैंड में हिट कर दिया। कैसे करा पता चलेगा। फेरिजीवी ने जो क्लूज पकड़े थे उनके बेस पर उसने लांग या ब्लेसलैंड का एग्जैक्ट लेआउट डिड्यूस कर लिया कि वो कैसा होगा, और उसी से 7 इमॉर्टल डोर एक्टिवेट हुआ और फेंग जीजे की टीम सीधा टेलीपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी साइड सीन शिफ्ट होता है। फेंग युआन की साइड बैकग्राउंड शॉट में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, रिवर स्लो रिवर के बाद फेंग युआन रैंक 8 लेवल की तक रेसिस्ट करने लायक तो स्ट्रांग हो चुका था। फिर वो सेकुलेजन में चला गया और इतना फास्ट ग्रो हुआ कि हेवली कोर्ट उसे ट्रैक करके भी पकड़ नहीं पाया। ये अदरवर्ल्डली डीमन फेडगू डिस्ट्रॉयर हेवली कोर्ट के लिए डायरेक्ट थ्रेट था, यानी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है फेडगू को कि ये अदरवर्ल्डली डीमन है। तो ये
थ्रेट है उनके लिए। फेरी ज़ीवी का मेन ऑब्सेशन ये था कि फेंगयुआन को एलिमिनेट करना ही है, पर जब वो फेंगयुआन का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड ही नहीं कर पाई तो क्या करेगी? तो फोकस शिफ्ट हुआ लांगिया ब्लेसलैंड पे कि वहाँ देखो, क्योंकि लांगिया ब्लेसलैंड ने फेंगयुआन को हर क्रूशियल पॉइंट पर इंसेन सपोर्ट दिया था। व्हाइट हेडेड लैंड स्पीड ने सेकंड प्राइमेसी को रिफाइन करवाया था, ग्रुल मड इमॉर्टल को दिया था। फेंगयुआन जब इमॉर्टल ज़ॉम्बी बना तो पूरी तरह से ब्रोक था, तब लांगिया ब्लेसलैंड ने उसकी गुड रेसिपीज रिड्यूस करने में मदद की। हैं? लांग या ब्लेसलैंड ने करी? चोमू लांग या ब्लेसलैंड की मदद फेंगयुआन ने करी, हाँ। तब वो कुछ फाइनेंशियली रिकवर भी हुआ था, क्योंकि उससे तो सिर्फ पैसा कमाया भाई ने। हु इमॉर्टल बेस्टलैंड के बचाने के टाइम बीस्ट एंस्लेमेंट इमॉर्टल को प्लस 8 डेसोलेट बीस्ट भी दिए थे। अनफेमिलियर फेस भी लांग या लैंडस्पीड का ही गिफ्ट था। शैडो सेट के अटैक में लैंडस्पीड ब्लैक हेड वर्जन में शिफ्ट हुआ, पर हेल्प रुकी नहीं थी। बैटल ऑफ ईथियान माउंटेन में सवेनर इमॉर्टल बॉडी लेने के तुरंत बाद डेंजर टाइम में लांग या सेक्ट से ही ट्रेजर एलो हेवन से फेंगयुआन को क्रूशियल घू भेजे थे, जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट वो सारे। साउथर्न बॉर्डर में नॉर्थर्न प्लेस रिटर्न के वक्त लांग या सेक्ट ने उसको पिक करने गया था। दो हीरी मैन इमॉर्टल्स लूज हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग आ गए थे। मतलब इज्जत बहुत करता था लैंडस्पेड फेंगयुआन की, मतलब वो करता नहीं है लेकिन देख रहे हो फिर भी रखा है अपने पास इसलिए। हु इमॉर्टल ब्रेसलैंड डिस्ट्रॉय होने से पहले डांगहुन माउंटेन, विजडम गू और बाकी सब एसेट रिलोकेट करवा के सेव करवा दिए थे। विजडम गू को फीड करना खर्चा लांग या लैंडस्पेड ही उठाता है। फेंगयुआन को एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर भी बना रखा है। डॉग शिट लकी मॉर्टल गू प्लस सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस भी उसके पास ही डिफाइंड है। शेडो सेट के इनहेरिटेंस का मेजर हिस्सा एक्सचेंज भी हो चुका है वहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, काउंटलेस मॉर्टल गू और मल्टीपल की मॉर्टल गू रिफाइन किए हैं वहीं पर, और वहाँ पे हो भी सकते हैं। फेंगयुआन जो भी आज है, लांग या लैंडस्पीड के मतलब बैकबोन के लेवल के सपोर्ट की वजह से है। इसलिए हेवली कोड का लॉजिक सिंपल था, फेंगयुआन तक सीधे नहीं पहुंच पा रहे तो उसके बेस को ही तोड़ दो। फेरी जीवी की रिसेंट डिडक्शन में कंफर्म हुआ कि हेल्पर फोर्स कौन है, और टारगेट डिसाइड होता है कि लांग या ब्लेसलैंड। अब देखते हैं लांग या ब्लेसलैंड का रिएक्शन। सडनली वेटलैंड में एको होता है। लैंडस्पीड कहता है, इतनी हिम्मत, मेरे ही वर्ल्ड में घुस आए हो तुम सब। सिल्वर जायंट एकदम इंस्टेंट अपीयर होता है, पूरा बैटलफील्ड शेक कर देता है। हेवली जायंट सोलार यहाँ पे यूज होता है, दुनिया का नंबर 2 एशियंट बैटल फॉर्मेशन था। और लांग लैंडस्पीड के ब्लेस लैंड के अंदर हर मूवमेंट उसे पता चल जाती है। जैसे ही फेंगजीजे और उसकी टीम अपीयर हुई, लैंडस्पीड ने हेरी मैन इमॉर्टल को गैदर करके हेवली कोर्ट में जायंट सोलार एक्टिवेट कर दिया, मतलब हेवली कोर्ट कह रहा हूँ, हेवली जायंट सोलार एक्टिवेट करवा दिया लैंडस्पीड ने अपने ब्लेस लैंड के अंदर। अब बड़ा खतरनाक सीन है, तुम जानते हो ना, ये बड़ा खतरनाक मूव है, कई बार यूज हुआ है ये। और अब आमना सामना भी हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ खड़ा है अपना लैंडस्पीड और दूसरी तरफ खड़े है अपनी पूरी फेंगजीजे की टीम। लांग या लैंडस्पीड कहता है, इन्वेडर्स ऑफ लांग या ब्लेसलैंड मर जाओ यहीं पर। और साथ ही हेवली जाइंट सोलार को चार्ज करवाता है। सिल्वर जाइंट सीधा सेंट्रल कॉर्डिनेट की तरफ रश करता है, सेंट्रल कॉर्डिनेट की टीम की तरफ। जायंट जो था ना, बड़ा खतरनाक था। सेंट्रल कॉर्नेट के इमॉर्टल तुरंत ही एकदम भाई डर से जाते हैं। फेंग जीजे भी पीछे जा रहा होता है, पर पर्पसली स्लो था, क्योंकि वो लीडर था। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में ही होना चाहिए। अगर वो ऐसे पीछे सबसे पहले भागेगा तो मोराल ही टूट जाएगा ना, इसलिए लैंड स्पीड को जैसे ही पता लगता है, लैंड स्पीड एकदम ग्रिम टोन में कहता है, फेंग जीजे स्पिरिट इन्फिनिटी हाउस का टॉप मॉन्स्टर खुद यहाँ पे आया है। ये देखकर उसको प्रेशर फील होता है, क्योंकि इसका मतलब था हेवनली कोड खुद लांग या ब्रेसलैंड को टारगेट कर रहा है। लांग या लैंड स्पीड कहता है, लिटिल 5। यहाँ पे लिटिल हेयर आता है और कहता है, देखो मेरा मूव। लिटिल हेयर का इमॉर्टल का मूव एक्टिवेट होता है। सिल्वर जाइंट अपना मुंह खोलता है और एक अल्ट्रा फास्ट वाइड बीम फेंग जीजे के ऊपर ब्लास्ट होती है। फेंग जीजे शॉक और स्माइल करते हुए कहता है, हैं? इतनी स्पीड? बीम बिल्कुल उसके फेस के पास से एकदम गायब हो जाती है। बीम उसके पीछे एकदम हवा तोड़ती हुई निकल जाती है। एकदम होता नहीं है कि सर घुमा के डॉज कर ली गोलियों को, ऐसे। और नेक्स्ट सेकंड फेंग जीजे जाइंट के बिल्कुल सामने अपीयर होता है, एकदम टेलीपोर्ट मारते हुए सामने आया था। इन्वेस्टिगेट हैरी मैन कहता है, वो हमारे ऊपर आ चुका है, जल्दी। फेंग जीजे एकदम हंसते हुए कहता है, टिट फॉर टैट, अब तुम भी मेरा मूव लो। वो यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव, ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड। और एक हाथ का पंच ड्रम साउंड आती है, दूसरे हाथ का पाम बेल साउंड आती है, और तीसरा हाथ नहीं, ये तो गलत चीज हो गई। तीसरा हाथ कहाँ? फिंगर स्ट्राइक आता है, शार्प विसल जैसे साउंड। फेंग जीजे इन तीनों अटैक को रैपिड साइकिल करता है, फीस्ट पाम फिंगर, फीस्ट पाम फिंगर। और इसी के साथ 100 स्ट्राइक इन सेकंड्स पड़ते हैं। हर स्ट्राइक ने ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड और स्ट्रांग होता जाता है, और साउंड वेव जायंट को पीछे ढकेल रही होती है। अंदर वाले हेरीमैन एकदम भाई चक्कर खाने लग जाते हैं। जायंट अपना बड़ा हाथ लाकर स्मैश करने की कोशिश करता है, पर फेंग जीजे का मूवमेंट इतना एजाइल था कि कुछ लगता ही नहीं। यहाँ पे लांगे लैंड्स पर सीरियस होते हुए कहता है, इमॉर्टल मेथड्स यूज करो, थर्ड हेयर
फोर्थ ईयर सामने आओ। थर्ड ईयर कहता है सिल्वर जाइंट पर डार्क ग्रीन वुडन आर्मर चढ़ाता हूँ, उसने चढ़ा दिया और फेंग जीजे के साउंड पाथ को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ ईयर जाइंट के ऊपर गोल्डन स्पायरल क्यूआई बना देता है। गोल्डन करंट्स फेंग जीजे को चेस करते हैं और उसके ऊपर चिपक जाते हैं। फेंग जीजे की सिचुएशन सडनली अब डेंजरस हो जाती है। चाहे जैसा भी डोज करो, गोल्डन स्पायरल उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। बिल्कुल एकदम छूट ही नहीं रहे थे, एकदम चिपक गए थे, हट नहीं रहे, एकदम कर्स की तरह उसके ऊपर आ जाते हैं ये। तभी आगे का सीन देखते हैं। फेंग यून जो कि सेंट्रल कॉर्नर का बंदा था, वो एकदम हुआ डोर से सीन देखकर सोचता हुआ कहता है, फेंग हुन हुआ कहता है, सॉरी दूर से देखता हुआ, डोर से सॉरी मैंने कह दिया। यहाँ पे जो फेंग हुन हुआ नाम का बंदा था, ये दूर से देखकर सीन को देख रहा था और कहता है, अरे सिल्वर जायंट को तोड़ना ही विन की पॉइंट है। लेकिन जैसे ही अपने लीडर यानी फेंग जीजे गए, वो तो फंस गए हैं, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो मूव करता है हेल्प करने के लिए, उसके ही पीछे का एक साथी कहता है जो उसका कंपेनियन था, कहता है ब्रदर फेंग डॉज करो। नेक्स्ट सेकंड ही सिल्वर जायंट का बड़ा वाइड बीम सीधा उसी की तरफ फायर होता है। फेंग यून हुआ तुरंत ही डिफेंस लगाता है, पर रैंक 8 जायंट के सामने रैंक 7 डिफेंस सिर्फ 3 सांसों में ही चल पाता है बस। बीम उसको एकदम स्कैटर कर देती है। व्हाइट क्लाउड बनकर स्काई में ऊपर रिफॉर्म होता है और मुंह से ब्लड निकलता है और शॉक हो जाता है। फेंग हुआ एकदम भाई सफेद चेहरा पड़ जाता है, कहता है अरे ये क्या। बस एक मोमेंट ध्यान हटा और मेरी एक दिक्कत की वजह से उन्होंने डिटेक्ट भी कर लिया कि मैंने यहाँ पे अपना ध्यान हटाया है। किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन मूव है ये खतरनाक वाली। ये वही इन्वेस्टिगेशन मेथड था मतलब जो शैडो सेक्ट से आया था, जो फेंगयुआ ने लांगे लैंडस्पेड को एक्सचेंज में दिया था। अब उसके रिजल्ट भाई बैटलफील्ड में दिख भी रहे थे कि बंदे ने बस ध्यान हटाया, सोचा ही ध्यान हटाने का, तो पता चल गया बंदे को। फेंग जीजे का एक्सप्रेशन भी हैवी हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेट किलर मूव एनिमीज के वीक पॉइंट्स को एकदम इंस्टेंटली पकड़ लेता है, जैसे मल्टी टीम अटैक इम्पॉसिबल हो जाता है। सेंट्रल कॉर्नर के इमोटर्स अलग अलग सेक्ट से थे, जैसे मतलब अजीब अजीब 10 गेट सेक्ट है ना, तो उनमें से ही सब थे, तो कोऑर्डिनेशन में तो दिक्कत आएगी नहीं, है ही नहीं कोऑर्डिनेशन। तो यही उनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत बन गई थी, एक फ्लॉ बन गया था। फ्रैंक जीजे सोचते हुए कहता है जितने ज़्यादा लोग उतनी प्रॉब्लम, मैं अकेला ही इन सबको कैसे मतलब स्टॉल करता हूँ। तभी फ्रैंक जीजे यूज़ करता है, मतलब कुछ कहता है कि सब लोग स्प्लिट हो जाओ, इमॉर्टल को फॉर्मेशन को सेट करो, हमारे रेनफोर्समेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो लैंड स्पीड एकदम गुस्से में कहता है इतनी हिम्मत, तुम ये सब कर भी लोगे और मैं सुनता रहूंगा। फ्रैंक जीजे पर्पसली ये सब बोल रहा था क्योंकि उसकी ये स्कीम थी। और अगर हेरी मैन बाहर भेजे तो उनका 1v1 सेंट्रल कॉर्नर एक्सपर्ट में टिकना मुश्किल है, यानी वो 1v1 में तो जीत ही नहीं सकते। अगर सब एक साथ रखे तो फॉर्मेशन प्रिवेंट नहीं होगा। लांगे लैंडस्पीड एक टफ स्पॉट में आ गया था, स्प्लिट भी नहीं कर सकता, टुगेदर भी एक तरीके से दिक्कत है, तो अजीब चीज़ थी, मतलब फंस गया था वो। अब देखो क्या सीन है ना, यहाँ भले रेनफोर्समेंट आए ना आए, उसको तो लगेगा कि रेनफोर्समेंट आ जाएगी अपने लैंड स्पीड को, लेकिन इसे क्या पता कि जो अपना फेंग जीजे से स्कीम कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये लोग 1v1 के लिए भेजें, लेकिन ये 1v1 भेज नहीं सकता, है ना। इसे डर लग रहा है 1v1 भेजूंगा तो हार जाऊंगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हार ही जाएगा। हेरी मैन कैसे जीत सकता है इन लोगों से ए 1v1 में। रही बात साथ में रहने की, जो अटैक कर रहे हैं, तो ये लोग फॉर्मेशन सेट करने लग गए हैं, चीज़ें बनाने लग गए हैं। तो अब ये लोग कोऑर्डिनेशन में अजीब तरीके से ऐसे काम करेंगे, तो भाई ये जो अपना ये बैटलफील्ड किलर मूव है, ये इन्वेस्टिगेट किलर मूव है लैंड स्पीड का, ये काम नहीं करेगा, इतना अच्छे से वर्क नहीं होगा। इसे डर भी रहेगा कि रेनफोर्समेंट आ रही है, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना हम बच नहीं पाएँगे। तो अब इस डर के चक्कर में बंदा करे क्या? एकदम अजीब से सिचुएशन में आ चुका था। स्प्लिट भी नहीं कर सकता, टुगेदर भी एकदम फ्रूटलेस है। इसलिए आगे देखते हैं, सीन यहाँ पे कट होता है साउथर्न बॉर्डर में, देखते हैं फेंग युआन एक बेड पे आँख खोलता है, पूरा इंजर्ड था। फेंग युआन एकदम डेज़ फील करता है, वो कहता है मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? कुछ इंपॉर्टेंट मैं भूल गया क्या? एक ओल्ड लेडीबग भाग कर आती है, लेडी भाग कर आती है, लेडीबग सॉरी कह दिया, एक इंसान था ये, ठीक है। तो ओल्ड लेडी रोती हुई कहती है बेटा तू उठ गया, मैं तेरी माँ हूँ, तू शैनशान है। कुछ दिन पहले यंग मास्टर शू के आदमी ने तुझे पिटवा दिया था। शू नियांग को पाने के चक्कर में उसने मतलब उनसे पंगा मत ले, छोड़ उस लड़की को भूल जा। फेंगयुआन एकदम ब्लैंक है, शून्या। कुछ दिनों में ही वो अपनी आइडेंटिटी समझ लेता है। शन शन एक गिर चुकी फैमिली का लड़का है और शू नियांग से बचपन से ही एक तरीके से थोड़ा बहुत मतलब चल रहा था हिस्सा रिलेशन, पर अब उनका स्टेटस लो हो चुका और जो सामने वाली लौंडिया इसका स्टेटस बढ़ चुका है। तो लौंडिया तो हो गई अपनी मतलब एटीट्यूड में आ गई, और उसके आसपास के लोग भाई इसको परेशान करते हैं कि तू दूर रहे उससे, तू लो क्लास है। इसलिए अब क्या बोले, शू क्लैन एक्सट्रीमली पावरफुल है, क्या कर सकते हैं ना, इसलिए। फिर शूनयांग उससे मिलने आती है। शूनयांग यहाँ पे टीयरफुल एकदम रोते हुए कहती है डार्लिंग सन, मैं दिन रात तेरे बारे में सोच रही थी, आज झूठ बोल के आई हूँ। फेंगयुआन उसको पहली बार जैसे देख रहा हो, प्योर वाइट ड्रेस में थी, स्लिम थी, इनोसेंट थी, ग्रीन हेयर थे, रॉयल ब्यूटी लग रही थी। फेंगयुआन कहता है इसलिए यंग मास्टर शू दीवाना था इसका। अच्छा अब समझ आया, मुझे ऐसा लग रहा है फेंगयुआन समझ चुका है वो कहाँ पर है।
देखते हैं। शूनयांग उसका हाथ पकड़कर पास्ट याद सुनाती है, पास्ट की यादें मतलब क्या-क्या हुआ था। धीरे-धीरे शन का लव जगता है। फेंग युआन हल्का-सा हाथ अपने फेस पर रखता है और फेंग युआन यहाँ पे कहता है, "हैं? शूनयांग?" शूनयांग इंस्टेंटली कहती है, "हाँ, मैं ही तो शूनयांग हूँ।" उसका हाथ पकड़ते हुए अपने पास रखते हुए कहती है, "डार्लिंग, मैं ही हूँ, मेरी शान हो तुम।" अब सीन देखते हैं आउटसाइड फेटिश अर्थ इमेज के। इमेजिन इमेज, ठीक है? अब आगे देखते हैं। लू वाइबिन सबको फ्लोटिंग विंडो थी उसमें दिख रहा मतलब देख पा रहा था। मुस्कुरा रहा था। लू वाइविन कहता है, "मैं सही था। कोई इतना इमोशनलेस हो ही नहीं सकता। देखो फेंगयुआन भी कितना है, प्यार भाव में पड़ गया। देखो वो लड़की के चक्कर में आ रहा है। ये बंदा पूरे एन्जॉय कर रहा है, मूवी की तरह सीन देख रहा है ड्रीम को।" आगे देखते हैं। वहाँ सब ताई मैशन से लेकर शांग सिंसी तक सब क्लोज़ आइज़ में अपने-अपने ड्रीम लाइफ़ में जी रहे थे। शांग सिंसी का फेस रोज़ी था जैसे स्वीट ड्रीम में फँसी हो। लू वाइविन सॉफ्ट था, एक मॉडल लाइफ़ सिम्युलेटर जैसा था और मतलब एक तरीके से वो कह रहा है कि तुम्हारी ना मतलब ये कहना चाह रहा है ना देखो, मैंने थोड़ी-सी गलत लाइन पढ़ दी। ये कहना चाह रहा है जो लू वाइविन है सॉफ्ट था और ये कह रहा है कि ये जो मॉर्टल लाइफ सिम्युलेटर जैसा सीन हो। यानी तुम एक गेम खेल रहे हो, उस सिम्युलेटर्स गेम नहीं होती थी, वैसे टाइप की गेम जिसमें तुम ज़िंदगी जी रहे हो। जैसे जीटीए सैन एंड्रियास है ना, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, वैसे ही तुम एक गेम खेल रहे हो और उसकी तरह तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है और तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। अगर समझ आए तो ज़रूर तुम कुछ पाओगे, ऐसा। और ये सीन बड़ा सिंपल था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। सिंपल सी बात है, ल्यू वाई यिन जो भी इसका नाम है, इस बंदे ने सबको एक ड्रीम में पहुँचा दिया है जहाँ पे सब लोग अब सपना देख रहे हैं और अपनी-अपनी लाइफ़ सिम्युलेटर गेम खेल रहे हैं, उसमें लाइफ़ जी रहे हैं। अब फेंग युआन भी उसी में से जी रहा है और ये क्या करता है ना, ये बस ये सोच रहा है कि सबको अपनी-अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ़ को मतलब जियाऊँगा जिससे ये होगा कि उन लोगों के अंदर जो इमोशंस है वो बाहर आएँगे जो उनके अंदर दबे हुए हैं और जब वो बाहर आएँगे तो रियल वर्ल्ड में भी धीरे-धीरे अगर हम फिर उसको बहलाएँगे फुसलाएँगे कि अरे देखो तुम तो ऐसे हो, हमने देखा तुम ऐसे हो जाओ, ये हो जाओ। मतलब जैसे-तैसे कन्विंस करके उसे राइटियस पाथ में ला देंगे। ये इसका प्लान था जो कि ये दूसरों को बता रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये बंदा भी शायद सेंटर कॉन्ट्री का मिला हुआ बंदा है। इस बंदे का काम होगा कि फेंग युआन को रोक के रखना है। इसे पता है शायद ये फेंग युआन को मार नहीं पाएगा, तो ये बंदा बस फेंग युआन को रोक के रख रहा है यहाँ पे। और फँसा के रखेगा, रोक के रखेगा जिससे फेंग युआन ना लांग एबलेस लैंड में जा ना पाए और मदद ना कर पाए लैंड स्पीड की। हो सकता है ये, आगे देखते हैं। वैसे तो हो ही यही रहा है, आगे देखेंगे। लांग ब्लेसलैंड में फाइट और ज़्यादा क्रेज़ी हो रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट इमॉर्टल्स फेंग जूजे के ऑर्डर फॉलो करते हुए एकदम भाई टूट पड़े थे। सब अपना-अपना स्पॉट लेकर इमॉर्टल फॉर्मेशन सेट करने लग गए थे। अगर फॉर्मेशन बन गया तो बाहर से और इमॉर्टल्स लांग ब्लेसलैंड में आ जाएँगे। लांग लैंडस्पीड के लिए सबसे बुरा केस था। लांग लैंडस्पीड सोचते हुए कहता है, फेंग जूजे कितना चालाक है। अगर हम हेरी मैन को स्प्लिट करें तो जायंट कोलैप्स हो जाएगा और अगर ना स्प्लिट करें तो ये लोग फॉर्मेशन बना लेंगे। पर उसकी स्कीम में मतलब नहीं आऊँगा मैं भी कुछ करके रहूँगा। उसका डिसीज़न क्लियर था। लैंड स्पीड कहता है स्प्लिट नहीं करना, ठीक है? रेस लगाते हैं, तुम फ़ॉर्मेशन बनाने में फ़ास्ट हो या तुम्हारे मतलब लोग बच पाएँगे या नहीं? मतलब ये कहना चाह रहा है तुम फ़ॉर्मेशन बनाओ, बनाते रहो। अगर तुम ज़िंदा रहे तो फ़ॉर्मेशन बन जाएगी और अगर नहीं रहे तो फ़ॉर्मेशन नहीं बनेगी, सिंपल है यानी ये अटैक करेगा और वो यूज़ करता है हेवनली जायंट सोलार रोर्स। साउंड वेव ब्लास्ट होती है, फेंग जूजे एकदम पीछे पुश हो गया। नेक्स्ट सेकंड ही सिल्वर जायंट राइट फुट उठाता है और बहुत धीरे नीचे कोई बड़ा-सा जैसे मतलब कोई माउंटेन हो ऐसा उठाता है और फेंग जीते शॉक था। वो कहता है ये क्या? ये क्या था? उसने पैर उठाया माउंटेन की तरह रखा और क्या हुआ? स्पेस पाथ का हो रहा? ओह नो! वो तुरंत ही ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड फायर करता है पर जायंट अटैक इग्नोर करके अपनी स्पेस पाथ के मूव को कंप्लीट करता रहता है। जायंट का स्टेप लैंड होता है यानी पैर ज़मीन पर रखते हैं जैसे माउंटेन जैसा पैर माउंटेन पर आ रहा था, अब जैसे ही ज़मीन पर आएगा, स्पेस धीरे-धीरे श्रिंक होने लगता है। एक ही कदम में वो 100 ली का डिस्टेंस क्रॉस कर जाता है, यानी पैर रखते ही बंदा आगे हो गया। बड़ी खतरनाक चीज़ है ना ये? वैसे ही। एक सेंटर कॉन्टिनेंट मॉडल क्लाउड में फ्लाई कर रहा था। अचानक उसके ऊपर ह्यूज शैडो गिरती है, यानी उसका ठीक पीछे अपना जायंट बंदा आ चुका था। इमॉर्टल शॉक हो गया, कहता हैं! ये तो ये जैसे ये बोलता है, जायंट जो था उसके दोनों साइड से हाथ लाता है और जैसे तुमने वो मूवी नहीं देखी चिट्ठी, जिसमें चिट्ठी उसके सर पे हाथ रखता है, रोबोडा वाली मूवी? अरे चिट्ठी रोबोट देखी होगी, वासीकरण याद होगा तुम्हें। तो वो जैसे रखता है नहीं सर पे हाथ रखा और ले ब्लैक शीप और वो दोनों हाथ मारे भट सर फाड़ दिया बीच में से, वैसा ही सीन था ये भी। ऐसे मारता है कि क्या बता इमॉर्टल एकदम से पैनिक कर जाता है, सेव मी! जायंट का हाथ एकदम सिल्वर केज बन जाता है और अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बोन क्रैक होने लग जाती हैं और हाथ लगते ही बस क्या बोले बॉडी मीट पेस्ट बन जाती है, सर क्या बॉडी ही कचुम्बड़ बन गई क्योंकि हाथ ही इतना बड़ा था। चिट्ठी वाला अटैक मारा भाई ने एकदम। एक रैंक 7 एक्सपर्ट इंस्टेंट
मीट पेस्ट बन गया यानी खत्म। 7 लोग आए थे, अब 6 ही बचे। लांगे लैंडस्पीड एकदम हंसते हुए कहता है, परफेक्ट, सेंटर ग्राउंड के सो कॉल्ड टॉप सेट, बस इतने ही हो तुम, चलो नेक्स्ट। फेंग जीजे को इग्नोर करो, सबसे पहले जो ये वीक लिंक्स है ना इनको खत्म करो। अब जायंट सोलार प्योर अपना पोटेंशियल दिखा रहा था। हेरीमैन ट्रेंड थे, ब्लैक हेड लैंडस्पीड का बैटल सेंस था, और फेंगयुआन की गाइडेंस भी उन सबको मिल भी चुकी है। एशियन बैटल फॉर्मेशन का मास्टरी भी है। तो अब रैंक 7 इमोर्टल्स बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। सीन दोबारा कट होता है साउथर्न बॉर्डर फेटिस अर्थ मेज के अंदर। मूनलाइट के नीचे फेंगयुआन आसमान देखता है। फेंगयुआन सॉफ्टली कहता है, लगता है मेरी मेमोरीज सच में खो गई हैं। फेंगयुआन को शायद ये पता है कि वो कौन है, लेकिन ना उसकी मेमोरीज उसे नहीं मिल रही। मतलब उसे इतना तो पता चल गया होगा ना कि कहीं ना वो फंसा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फेंगयुआन पतली सी शर्ट पहने छोटे से मिट्टी वाले गार्डन में घूम रहा था। टूटा फूटा वेल था एकदम, यानी कुआं। आधे वृक्ष गिर चुके थे, साइड में सूखा सा फ्रूट ट्री था। सब देख के उसके चेहरे पर हैवी सा फील आ गया। फेंगयुआन कहता है, यही मेरा घर है। उसकी मतलब औरत यानी ओल्ड लेडी का रूम भी और भी ज्यादा फटा हुआ था। विंडो से छेद छेद थे। ये सब देखते ही उसको शर्म और गिल्ट दोनों फील हुआ। शू नियांग याद आते ही उसके दिल में प्यार भर गया। ये दोनों ना मतलब औरतें उसकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। महीनों रेस्ट करके वो ठीक हो चुका था और चल फिर सकता था। रात की मूनलाइट उसके फेस पर रेड पड़ रही थी और वो बिस्तर पे लेटकर अपनी सिचुएशन में डीप सोच में पड़ा हुआ था। फेंगयुआन सोच में कहता है, शून्यांग मुझसे सच्चा प्यार करती है, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। मॉम भी शून्यांग को पसंद करती हैं, पर मजबूरी में मना करना पड़ा था। शादी के रास्ते में दो बड़े प्रॉब्लम है। शू क्लैन की पावर वो बहुत पावरफुल है, और शून्यांग के पेरेंट्स मुझे मॉर्टल समझकर रिजेक्ट करेंगे, ये दिक्कत है। अगर मैं रैंक 3 गो मास्टर होता ना तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी अभी मैं रैंक 3 गो मास्टर नहीं हूँ। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। एप्टीट्यूड लो थी उसकी, मतलब एक तरीके से मेहनत वो करे कितना ही क्या ही होगा। मतलब एप्टीट्यूड लो है, जानते हो ना, एक तरीके से जिसका भी एप्टीट्यूड लो होता है तो उसकी इज्जत कुछ नहीं होती। ये लोग तो यही मानते हैं, लेकिन फेंगयुआन ने कितना आगे बढ़ा है एप्टीट्यूड लो होके भी। हालांकि वो ब्लड वाला गो था, लेकिन फिर भी क्या बोले, आगे आगे देखते हैं। फेंगयॉन कहता है, मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी उसे ज़ीथर, फ्लूट और बेल जैसी म्यूज़िक सुनाई दिया। वो कहता है, म्यूज़िक? और वो भी वेल की तरफ से? वेल में क्या है? यानी वही कुआँ। वो वेल के पास गया। अंदर सिर्फ मून का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। बट वेल में कुछ रेडियंस ऑफ ब्रिक एक डोर शेप में अचानक एकदम खिल रहे थे, एकदम चमक रहे थे। और बिल्कुल व्हाइट जेट जैसे चमक आ रही थी। यानी वेल के नीचे से एकदम भाई चमकती हुई रोशनी बाहर निकल रही थी वेल के अंदर से। ऐसा लग रहा था कुएँ के अंदर लाइट लगा दी और ऊपर लाइट आ रही हो। क्यूरियस हो गया उसने बकेट का रोप फ्रूट ट्री में बांध कर और वेल के अंदर उतरने लगा। बीच में आते आते हाथ से जेड डोर वाला ब्रिक जोन पुश करा और धप, डोर जो था वो एकदम खुल गया और एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन ने उसको एकदम डोर ने अंदर खींच लिया, जो डोर के अंदर जो भी चीज थी। आगे देखते हैं अगली रात को। फेंगयुआन बेड से उठकर खड़ा हुआ। आईज फुल शार्प थी। पर्सनली एकदम भाई, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था पर्सनली अंदर से कि कुछ अलग ही चेंज हो गया है। वो टोटली चेंज पर्सनैलिटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था सब बदल गया। उसने समझा कि वेल के अंदर एक गू इमॉर्टल की वर्च्यू ट्रू इनहेरिटेंस छुपी थी। बहुत पुरानी थी, इसलिए इनकम्प्लीट थी। बट फिर भी उस रात उसका प्राइमेसी अवेकन हुआ। वो रैंक 1 गो मास्टर बन चुका था। कुछ मॉडल गो मिले, स्ट्रेंथ एकदम स्काई रॉकेट हो गई। फेंगयुआन एकदम एक्साइटेड था। वो कहता है, हेवन ने मुझ पे दया की है। अब शून्यांग से शादी की उम्मीद रियल लग रही है। अबे कैसी कैसी बातें सुन रहा हूँ फेंगयुआन के मुंह से मैं, क्या कह रहा है ये? पर तुरंत ही उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करा। ये फॉर्च्यूनेस एनकाउंटर इतना बड़ा था कि बताया तो सीधा मौत होगी। फेंगयुआन कहता है, चुपचाप कल्टीवेट करना है, फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है, सिर्फ तभी अपनी पावर को रिवील करूंगा। वर्च्यू इनहेरिटेंस कल्टीवेट करने का डिसीजन लेते ही एक अजीब सी चीज नोटिस हुई। इस इनहेरिटेंस का रिक्वायरमेंट था जस्टिस का दिल और वर्चुअस का हार्ट। जितना ज्यादा वर्च्यू उतनी आसानी से कल्टीवेशन। फेंगयुआन कहता है, वर्च्यू है? उसके अंदर हल्का सा डिसलाइक था इस वर्ड के लिए। बट इनहेरिटेंस मिलते ही वो फीलिंग धीरे धीरे गायब होने लग गई। यानी अब वो सच्चाई की राह वाली चीज़ों को सोचने लग गया था, यानी राइटियस पाथ का होने लग गया था। देख रहे हो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है ये बंदा ल्यू वाइयिन फेंगयुआन को ड्रीम दिखाकर। और नेक्स्ट कुछ दिनों में फेंगयुआन फुल फोर्स से कल्टीवेशन स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करता रहा। और जो ओल्ड लेडी ने यहाँ पे जो थी उसने बोला, ओल्ड लेडी कहती है, शून्यांग से थोड़ा दूर रहना बेटा। ओल्ड लेडी में से उसकी माँ ही है, ठीक है। फेंगयुआन ने हाँ में हाँ बोल दिया। बट अंदर ही अंदर वो अपने डिसीजन पे एकदम फुली था कि भाई कल्टीवेट करेंगे, फुल मेहनत करेंगे, और जैसी पावर बढ़ जाएगी जाएंगे सीधा उसके पाप पे बोलेंगे, रेटी इधर देता है कि नहीं,
अब घर, पैसा, गाड़ी सब है मेरे पास। शू नियांग चुपके से उससे मिलने आई, अपने टफ सिचुएशन के बारे में बताया। फेंग यून कहता बस थोड़ा-सा एंड्योर करो, मैं रास्ता निकाल लूँगा। शू नियांग ने बिना डाउट करे उसकी बात मान ली। इससे फेंग यून का दिल खुश हो गया। अब ओल्ड लेडी यहाँ पे सिक होने का टाइम आता है, यानी जो सिक हो गई, बीमार हो गई, यानी उसकी माँ। एक दिन ओल्ड लेडी बीमार पड़ गई, रिकवर नहीं हो रही थी। नॉर्मल दवा काम नहीं कर रही थी। फेंग यून का एंग्ज़ायटी मैक्स था। वो एक रैंक 2 हीलर गो मास्टर के पास गया, पर उसने फेंग यून के छोटे फीस को देखकर हेल्प से मना कर दिया। फेंग यून को पता चला कि उस गो मास्टर को फिश पसंद है। फिर वो डज़न्स दूर जाके लेक तक गया, आइस तोड़कर ठंडे पानी से कूदकर फिश पकड़ी, फायर लगा के प्रिपेयर की, फिर उस गो मास्टर को दे दी। गो मास्टर फेंग यून की ये जो मतलब ये जो चीज़ें थी, इनको देखकर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया कि अरे! मेरे लिए वहाँ गया, सब करके लाया, और उसने ओल्ड लेडी को हील कर दिया। फेंगयुन सुपर हैप्पी था, उसकी खुशी और बढ़ गई। उसने देखा कि उसकी प्राइमेसी में रैंक 2 एक्यूमुलेट वर्च्यू गु रिफाइन हो चुका है। ये गु अच्छे काम करने से खुद ब खुद रिफाइन होता था। जितना ज़्यादा गुड डीड करोगे, यानी अंदर तुम्हारी इच्छा होगी कि अच्छा काम करके रहूँगा, अच्छी चीज़ें करूँगा, उतना ये चीज़ों को और बढ़ता है। उतनी हाई इसकी एक्यूमुलेशन होती थी और वर्च्यू गु उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ये वर्च्यू इनहेरिटेंस का कोर था और उसका बिगेस्ट यूज़ था फेंगयुआन को राइटियस वर्च्यू फिज़िक में बदल देना। ये फिज़िक 10 एक्सट्रीम जैसा ओवरपावर्ड नहीं था, पर इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है इस फिज़िक के अंदर। अब आगे देखते हैं। इसके बाद फेंगयुआन हर गुड डीड का चांस पकड़ लेता, यानी कहीं भी अच्छा मौका मिलता अच्छा काम करने का, तो तुरंत ही अच्छा काम करने लगता। रेपुटेशन एकदम फास्ट स्प्रेड होने लग गई, एप्टीट्यूड इंप्रूव होती गई, स्पीड बढ़ती गई। 2 साल बाद वो रैंक 2 का गू मास्टर बन गया। एक बार वो पानी में गिरे हुए बच्चे को बचाते हुए उसका गू मास्टर आइडेंटिटी एक्सपोज़ हो गया। शू क्लैन का एक एल्डर वहाँ था, उसने देखते ही डाउट करा। वो कहता है मॉर्टल होके रैंक 2 इसके पास सीक्रेट है। एल्डर ने उस पर अटैक कर दिया। इंटेंस फाइट में फेंगयुआन ने अपनी लिमिट तोड़कर मॉर्टल कलर मूव वर्चुअस सबमिशन एक्टिवेट कर दिया। इस मूव ने उसके सारे एक्यूमुलेट वर्च्यू गू यूज़ कर दिए। शू एल्डर को कोई इंजरी नहीं लगी, पर वो अचानक से ना रोकर घुटनों के बल उसके सामने गिर गया फेंगयुआन के सामने। शू एल्डर कहता है, मैं इंसान नहीं हूँ, इतने वर्चुअस इंसान पर अटैक करा। मैं एक जानवर हूँ, मैं एक बीस्ट हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फेंगयुआन शॉक में रह गया। इस मूव से ना उसने शू एल्डर को पूरी तरह से सबड्यू कर लिया था। उसे शू यंग मास्टर के सीक्रेट मिल गए कि वो कैसा बंदा है, क्या-क्या चीज़ें, सब कुछ पता चल गया। अब जब ये सब हुआ तो रेपुटेशन तो बढ़ेगी ही। साल गुज़रते गए, रेपुटेशन स्प्रेड होती गई। फेंगयुआन ने अपना बिगेस्ट सीक्रेट दूसरे गुवम से कवर किया था। शू नियांग के पेरेंट्स का एटीट्यूड अब थोड़ा-सा चेंज हुआ था, पर वो गरीबी की वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। शू यंग मास्टर उसे काफ़ी सुपीरियर था इसलिए। पर शू नियांग सिर्फ फेंगयुआन को ही लव करती थी। ऐसे शू यंग मास्टर जल गया और बार-बार उससे ट्रबल देने लगा। फेंगयुआन की लाइफ वो एक तरीके से हर्डल से भरी थी। एक तरीके से एक्यूजेशन लगते थे उसके ऊपर। फार्मिंग करता था बंदा। शू नियांग होने की वजह से उस पर एक तरीके से शू नियांग उसके साथ है। एक लड़की साथ दे रही है तो थोड़ा होपफुल रहता था कि आगे जाके कुछ हो सकता है, उम्मीद रहती थी, होप रहती थी। फाइनली जब मैटर एकदम मैक्स पॉइंट पर आया, शू यंग मास्टर ने डेथ बैटल चैलेंज दे दिया। फेंगयुआन ने एक्सेप्ट किया। न्यूज़ पूरे आस-पास की फोर्सेस में फैल गई कि अरे एकदम प्यार के लिए तो लड़ाई होने वाली है, एकदम डेथ बैटल होने वाली है, कोई एक ही ज़िंदा बचेगा। लेकिन क्या हुआ ना, बैटल में ना एक रात पहले ही शू क्लैन के मास्टर ने एक तरीके से जॉइंट एम्बुश करा और फेंगयुआन को हेवी इंजरीज के साथ माउंटेन्स की तरफ एकदम भगा दिया। वो भाग निकला। वो समझ गया था कि इस हाल से वो शू यंग मास्टर को नहीं हरा सकता। फाइट करेगा तो मरेगा और अगर नहीं करेगा तो वो हार मानेगा और शू नियांग को जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी शू यंग मास्टर के साथ। अब दिक्कत हो जाएगी। फेंगयुआन एंगर में था। वो कहता है मैं कैसे शू नियांग को उस गंदे इंसान के हाथ दे दूं, चाहे मैं मर जाऊं। रुक, चाहे मैं मर जाऊँ, रुक। ये आवाज़ क्या है? उसने पीछे मुड़कर देखा। मैसिव बीस्ट टाइड आ रही थी। फेंगयुआन एकदम हिल गया। वो कहता परफेक्ट, हेवन ने मेरी सुन ली। बीस्ट टाइड सिटी को डिस्ट्रॉय करेगी। शू क्लैन बर्बाद, मेरा बदला पूरा। पर अगले ही सेकंड उसकी स्माइल रुक गई। उसके दिमाग में एक-एक करके माँ, शू नियांग, फ्रेंड्स, पड़ोसी सबके चेहरे सामने आने लग गए कि पहले उसे लग रहा था कि शू नियांग को पकड़ो और भगा के ले जाओ, है ना? सिंपल सी बात है क्योंकि बीस्ट टाइड आ गई। लेकिन अब उसे ध्यान आ रहा है, अरे नहीं, मेरी माँ भी तो वहाँ पे है, शून्यांग भी है, फ्रेंड्स भी तो हैं मेरे, पड़ोसी लोग भी तो हैं जो मेरा साथ देते थे जब भी मैं कल्टीवेट करता था, खाने को देते थे, चीज़ें देते थे, मेरी माँ की हेल्प करते थे। अब वो सब चीज़ें उसे याद आने लग गईं। अब क्या करा जाए यहाँ पे? अब बीस्टेड जा रही थी सिटी की तरफ। फेंगयुआन रुका और सोचा। फेंगयुआन अपने माइंड में कहा, सिटी पे पहुंची तो कितने लोग मर जाएंगे। मैं शून्यांग और माँ को बचा भी लूं, बाकी लोग क्या-क्या हैं, उनके भी तो पेरेंट्स थे, उनके भी तो बच्चे हैं। शू क्लैन भी बुरी, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, कुछ लोग ही तो उसके बुरे हैं। और मैं सिटी का, मतलब एक तरीके से इसमें रहा, पला बड़ा, 20 साल इसमें मेरे एक तरीके से गुजर गए।
कर्ज़दार हूँ मैं इस सिटी का, यही मेरा होम है, मैं कैसे इसे बर्बाद होने दूँ? उसका डिसीज़न एकदम सॉलिडिफ़ाई हो गया, वो सिटी की तरफ वापस दौड़ पड़ा, चाहे शू क्लैन के अटैकर्स फिर से मिल जाएँ, लेकिन इस बार नहीं रुकेगा। वर्च्यू इनहेरिटेंस ने उसके अंदर का माइंडसेट ऑलरेडी चेंज कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करवा रहा था। अब आगे देखते हैं, सिटी में घुसकर उसने सबको बीस्ट डैड के बारे में बता दिया। पूरा सिटी अलर्ट हो गया। सिटी लॉर्ड ने फेंगयॉन की ब्रेवरी को एप्रिशिएट करा, उसको सपोर्ट दे दिया। इस सपोर्ट से शू क्लैन का प्रेशर खत्म हो गया और डेथ ड्यूल थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया। 1 साल तक बीस्ट डैड डिफेंस चलता रहा। फेंगयॉन ने काउंटलेस लोगों को बचाया, रिवॉर्ड्स नहीं माँगा, बस हेल्प करता गया, सबकी बिना रिवॉर्ड की चिंता करे। एक्यूमुलेट वर्च्यू कंटिन्यूअसली रिफाइन होते गया, स्ट्रेंथ बूस्ट होती गई, रेपुटेशन भाई एकदम स्काई हाई होती गई। बीस्ट एड के खत्म होते ही फेंगयॉन कोलेक्टिवली लीप ले चुका था। अब देखते हैं बैटल डेथ बैटल वाला टाइम। वो शू यंग मास्टर के साथ फेयर फाइट में उतर गया और उससे एक तरीके से अच्छे से मतलब फेयरली हरा दिया, पर फेंगयॉन ने उसकी जान नहीं ली। शू यंग मास्टर कहता है ओ शेंशान, यानी फेंगयॉन को कह रहा है, फेंगयॉन का नाम शेंशान है, ठीक है? तो कहता है ओ शेंशान, तुमने बदला नहीं लिया, काइंडनेस दिखाई, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, आज से मैं तुम्हारा फॉलोवर हूँ। सिटी के लॉर्ड फेंगयॉन मतलब सिटी के जितने भी लोग थे ना, फेंगयॉन को पूरे एकदम अच्छे दिल से, प्योर हार्ट से रिस्पेक्ट करने लग गए। अब देखते हैं 3 साल के बाद का दिन, मतलब 3 साल बाद क्या होता है। 3 साल बाद सिटी लॉर्ड ओल्ड फ़ील करने लगा और अपनी सीट फेंगयॉन को दे दी। तब तक फेंगयॉन रैंक 5 बन चुका था। उसी दिन उसकी शादी भी हो रही थी शूनयांग के साथ। शादी फुल लाइवली थी, रेड डेकोरेशन थे, गेस्ट थे, फूड थे, सब परफेक्ट चल रहा था। शूनयांग बेड पर बैठी थी, प्यार से देखते हुए बोलती है। शूनयांग कहते हैं, डार्लिंग सन, फाइनली हम शादीशुदा हैं। मुझे पता था, मैंने सही इंसान को लव किया था। फेंगयॉन हँसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, बट वो अपना सीना पकड़ता है। शून्या एकदम वरी हो जाती है। ये क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? फेंगयॉन कहता है, नहीं, बस अंदर से थोड़ा-सा खाली फ़ील हो रहा है। शून्यांग मुस्कुराई। शून्यांग कहती है, क्या? खाली? खाली क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है ना कितने लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, खाली किस बात का? फेंगयॉन का फेस थोड़ा खराब हो जाता है। फेंगयॉन कहता है, क्या? एडमायर? वो सिर्फ़ मेरे फॉर्च्यून, मेरी पावर, मेरी अथॉरिटी, मेरे लव को एडमायर करते हैं। और क्या करते हैं? हैं? उसकी टोन कोल्ड हो गई, आँखों में शार्प लाइट चमकी। शून्यांग अब अनईज़ी फ़ील कर रही थी। शून्यांग कहती है, डार्लिंग सन, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम अजीब तरीके से बोल रहे हो। फेंगयॉन ने उसे सीधा देखा, वो चेहरा जिसे वो रोज़ याद करता था, उसकी आँखों में हेवी सीरियसनेस थी। फिर वो धीरे से सर हिलाकर बोलता है, फेंगयॉन कहता है, जो कुछ हुआ ना, एंड में बस इतना ही निकला और उसी पल सब कुछ कोलैप्स हो गया। ऑथर ने एक नोट छोड़ा है, ऑथर कह रहा है यहाँ पे, दिस इज़ हाउ यू राइट अ फ़िक्शन, मतलब फ़ैन फ़िक्शन। समझ रहे हो? यही लोग तो सुनना चाहते हैं कि अपना एक मेन कैरेक्टर हो, और उसके लगे पड़े हों, अचानक से उसे एक खतरनाक सा एनकाउंटर मिलता है जिसमें उसकी पावर बढ़ने लग जाती है, धीरे-धीरे वो लोगों को बचाता है, उसका माइंडसेट चेंज होता है, वो अपनी बाबू को बचाता है, बाबू से शादी हो जाती है, लाइफ़ चल रही होती है, अचानक से कोई कांड हो जाता है, बाबू को छोड़ के जाना पड़ता है, फिर बाबू को दोबारा बचाता है, फिर बाबू चली जाती है, बाबू बचाओ, बाबू पकड़ो, बाबू ये, बाबू वो, बाबू करते-करते सीज़न 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्शल पीक बन जाता है सीन, क्या बोलें, है ना? रेलम पे रेलम आते जाते हैं, पावरफुल लोग आते जाते हैं, स्टोरी कंटिन्यू ही चलती रहती है। ऑथर ने तो रोस्ट कर दिया भाई। आगे देखते हैं। रोस्ट नहीं, मतलब उसने बता दिया कि ऐसे लिखी जाती है फैनफिक। ऐसे ही होती है, सही बात है। मैंने गलत बोल दिया यार, मैंने रोस्ट कर दिया, सॉरी। लेकिन सही में यार ऐसा ही होता है, तुमने खुद देखा होगा, तुमने भी नोटिस करा होगा, यही होता है। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।